और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपना ऑडियो सबसे लाउड करें। अगर आप अपना कंप्यूटर ऑडियो सबसे लाउड करेंगे और अगर आप हेडफोन या ईयरफोन पहनेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा प्रेजेंटेशन के लिए, है ना? क्योंकि कंप्यूटर ऑडियो उतना लाउड होता नहीं और कई वीडियोस थोड़े अगर सॉफ्ट है तो आपको दिक्कत होगी। तो अगर दो दो लोग साथ में बैठे हैं, आप एक हेडफोन और दूसरा आदमी दूसरा हेडफोन लगा के भी बैठ सकता है। तो हेडफोन ईयरफोन बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, बिकॉज यू नो समटाइम्स द वीडियो कुड बी अ लिटिल सॉफ्ट, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब हेडफोन पहने। हाँ, तो जो कपल्स बैठे हुए हैं वो हेडफोन लगा के एक हेडफोन आपके कान में, एक हेडफोन आपके पत्नी के कान में लगा दीजिए, वैसा भी कर सकते हैं। अशोक जी और मीना जी, आप, हाँ नमस्ते। आप ईयरफोन अगर है आपके पास तो एक साइड आपके कान में, एक साइड मीना जी के कान में लगाएंगे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, जैसे ज्योति बालाजी ने किया है, दोनों ने एक एक कान में लगाया हुआ है, उससे बहुत अच्छा रहता है क्योंकि साउंड जो है कई कई बार ना बड़ा मुश्किल रहता है इसीलिए। बट काफ़ी लोगों को, काफ़ी वीडियोस है, आपको समझ में आएगा। और फिर हम 15 मिनट प्रश्न के लिए रख सकते हैं, आप अगर कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं मुझे। ठीक है, आई थिंक हम स्टार्ट कर सकते हैं। पिंकी बहन, यस व्हाट डू यू मैम, थिंक? यस मैम, आप शुरू कर 40 लोग सकती आ हैं। गए हैं। आप कितने यस लोगों मैम। को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं मैम, आप शुरू कर सकते हो, 40 लोग आ चुके। बिंदु जी, हम स्टार्ट हाँ कर जी, सकते हैं, हाँ ठीक जी। है? ओके, थैंक यू। जस्ट लेट मी नो आप आराम से स्लाइड को देख पा रहे हैं कि नहीं। नहीं, देख देख पा रहे हैं मैम, कोई चिंता की बात नहीं। ओके, वंडरफुल। ओके, तो पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर तृप्ति जैन हूँ और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट भी हूँ। और मैं 25-30 साल से ये काम कर रही हूँ। एक हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं काम करती थी, अभी लास्ट ईयर से वो हॉस्पिटल जो है एक सीनियर सिटीज़न होम में कन्वर्ट कर लिया है। इट्स बेसिकली इन वर्सोवा में है। और काफ़ी साल मैंने उस हॉस्पिटल में काम किया। मेरा खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस है बहुत सालों से। और मेरा काम, बिकॉज़ जो हॉस्पिटल है वो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है, इसलिए पेशेंट्स जिनको मतलब डिप्रेशन होता है, डर लगता है, रिश्तों में डिफ़िकल्टीज़ है, इस तरह के पेशेंट्स हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। अल्कोहलिक्स, ड्रग एडिक्ट्स, सभी तरह के मेंटल हेल्थ केसेस जो है वो हॉस्पिटल में हैं। तो बहुत सालों से मैं काम कर रही हूँ। और पास्ट लाइफ थेरेपी जो है, प्रतिप्रसव क्रिया जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ही उम्दा तरह की थेरेपी है क्योंकि इसके द्वारा हम बहुत सारी बीमारियां दूर कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों की परेशानी, जैसे रिश्तों में कड़वाहट होना या किसी प्रकार का डर होना, ऊंचाई से, पानी से, क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसको कहते हैं, लिफ्ट में जाने से डर डर लगना, माइग्रेन, एस्थमा, स्किन की प्रॉब्लम, बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स लेकर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। और
मेरा एक शो आया था, शायद सर ने आपको मेरा जो प्रोफाइल है वो भेजा होगा। एक शो था 2009-2010 में एनडीटीवी के ऊपर, जिसका नाम था राज पिछले जन्म का। अगर आप में से किसी ने देखा होगा, प्लीज़ डोंट मार्क ऑन द स्लाइड, आप स्लाइड के ऊपर मार्किंग मत करिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो था, जिसके अंदर मैंने 108 लोगों को पास्ट लाइफ या प्रतिप्रसव की मेथड से पूर्व जीवन, उनका क्या पूर्व जीवन था वो उनको बताया था या दिखाया था। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ से वहाँ का सफ़र, हमारा ये जीवन है, यहाँ से उस लाइफ का जो सफ़र होता है, हमारी खोज है ये। हम सब चाहते हैं कि हम अपने आप को खोजें। हम चाहते हैं कि भाई हमारा जीवन ऐसा क्यों है, या हमारे जीवन में इस तरह की परेशानियाँ क्यों हैं। हमारे पास हमेशा क्यों का जवाब नहीं होता। हम यहाँ वहाँ भटकते हैं, कहीं सत्संग में भी जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, पर फिर भी आपके जीवन से संबंधित क्यों का आंसर कई लोगों को नहीं मिलता है। प्रतिप्रसव क्रिया से इस उत्तर का जवाब आपको मिल सकता है। तो बात करने से पहले मैं एक श्लोक आपको पहले, हम हमेशा श्लोक से शुरू करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। तो चलिए, आज का जो हमारा विषय है प्रतिप्रसव क्रिया, इसके ऊपर हम बातें करें। प्रतिप्रसव क्रिया या पूर्व लाइफ की जो हम कई प्रक्रिया करते हैं, उससे पहले हमें ये समझना है कि हम किस चीज़ से बने हैं। और आप सभी लोग सीनियर्स हैं, तो मुझे पता है आप लोगों ने काफ़ी सत्संग अटेंड किए होंगे, और ये सब बातें आपको शायद थोड़ी बहुत पता भी है, पर प्रतिप्रसव के साथ में ये बातें जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में विवरण देना चाहूँगी। अब हम जो है वो हमारे 5 लेयर्स हैं, माने परतें हैं। एक है हमारा जिसको कहते हैं अन्नमाया कोश, माने शरीर से बनी हुई परत। हम इस अन्न के साथ, माने फूड शीट जिसको कहते हैं, खाने से जो ये हमारा अन्न माया कोश बना है, ये शीत बनी है या ये लेयर बना है, जिसको हम छू सकते हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है, माने ग्रोस बॉडी है। इसके भीतर आप लोगों ने देखी होगी वो पुराने ज़माने में ना, वो कहते रशियन डॉल्स होती थी, एक गुड़िया के अंदर दूसरी गुड़िया, उसके अंदर एक और गुड़िया, आपने देखी होगी वैसे, है ना। तो इसी तरह से हम भी वैसी ही गुड़िया से बने हुए हैं। बाहर हमारा अन्न माया कोश है, उसके अंदर हमारा प्राण माया कोश है, उसको कहते हैं वाइटल फोर्स शीत, माने प्राणिक बॉडी जिसको हम कहते हैं, प्राणिक शरीर जिसको हम कहते हैं, जो प्राण से बना हुआ है। फिर उसके भीतर है मन माया कोश, जो विचारों से बना है। आपको पता है आपके भीतर दिन में कितने विचार आते हैं? 60,000, 60,000 विचार आपके मन के भीतर आते हैं, पर हमें शायद 6 या 7 या 60 विचारों की भी कल्पना नहीं होती। पर ये मन माया कोश, माने जो विचारों से बना है, जो हमारा माइंड शीट है। फिर है विज्ञान माया कोश, माने इंटेलेक्ट, जिसके अंदर हम निर्णय लेना शुरू करते। इट इज कॉल्ड द शीट ऑफ टू डिस्क्रिमिनेट, क्या सही क्या गलत है। ये हमारा कोश, जो चौथा कोश है, जो विज्ञान माया कोश है, इसके भीतर हमारे मन से भी अधिक जो सूक्ष्म है, मन से भी अधिक कोई चीज़ सूक्ष्म है, और वो है वो विचार जो हमें ये सिखाता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम, हमारे जीवन में गलतियाँ होती क्यों हैं? गलतियाँ इसीलिए होती है कि हमें वो सूक्ष्म विचार जो हमें बता सके कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, श्रेयस और प्रेयस,
ओके। इसके बीच का अंतर जो हमें बताता है वो है विज्ञान माया कोश, और उसके भी भीतर जो सबसे सूक्ष्म है वो है आनंद माया कोश, जहाँ सच्चिदानंद जो हम कहते हैं वो उस आनंद माया कोश की देन है। पर आनंद माया कोश के और भीतर हमारी आत्मा रहती है। हमारी आत्मा अन्न से नहीं बनी, हमारी आत्मा विचारों से नहीं है, हमारी आत्मा विज्ञान से भी नहीं, हमारी आत्मा उसके भीतर है, एकदम सूक्ष्म है वो आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसको कवर करने के लिए ये कोश बनाए गए हैं। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ध्यान की स्थिति में हर कोश के भीतर जाते हैं। जब हम नींद में होते हैं, when we go to sleep, तो क्या होता है, हम अन्नमाया कोश से हट के, हम प्राणमाया कोश से भी और हट के हम अपने मन माया कोश के भीतर चले जाते हैं। तो इस तरह से हम बने हुए हैं। अगर हम ऐसे बने हुए हैं तो हमें ये भी समझना है कि हमारे किस तरह के शरीर है। ये कोश जरूर है, पर हमारे शरीर कौन से हैं? एक है हमारा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर क्या होता है? फिजिकल बॉडी। हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। और ये स्थूल शरीर जो है, इसके साथ हम अपना जीवन बिताते हैं, राइट? खाना खाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, कपड़े पहनते हैं, सुंदर चीज़ें खरीदते हैं, ऑल बिकॉज ये हम अपने स्थूल शरीर की जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, इन इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे खुश करने के लिए ये स्थूल शरीर बनाया गया है। जो व्यक्ति स्थूल शरीर के साथ ही अटैच रहता है वो सम्मोहन माने द स्टेट ऑफ हिप्नोसिस में नहीं जा पाता। वो तो इसीलिए हमारे लिए जब हम काम करते हैं तो हमें उस व्यक्ति को जो हमारे पास आया हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा स्थूल शरीर के साथ अटैच है, मेरा घर, मेरे पैसे, मेरी गाड़ी, घबरा जाता है अगर कुछ गलतियां होती है तो वो अपने शरीर से हट नहीं सकता। और जो व्यक्ति अपने शरीर से हट नहीं सकता वो सम्मोहन या द स्टेट ऑफ हिप्नोसिस में जा नहीं सकता। इसलिए ऐसे लोगों के लिए हम कहते हैं कि उन्हें थोड़ा ध्यान करना चाहिए। थोड़ा हल्का सा ध्यान करेंगे तो वो धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर से हटते हुए अपने सूक्ष्म शरीर की ओर जा पाएंगे। अब जो स्थूल शरीर है दैट इज रिलेटेड टू अन्नमाया कोश, वो अन्नमाया कोश से रिलेटेड है। कई लोग जो है वो ठीक से सो भी नहीं सकते। वो जब सोते हैं तो बार बार उठते हैं। क्यों बार बार उठते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें किसी प्रकार की एंजाइटी है, बहुत ही ज़्यादा भीतर मन में किसी प्रकार की उनको एंजाइटी या डर रहता है। हल्की सी आवाज़ से भी वो उठते हैं क्योंकि वो अन्न से माने स्थूल शरीर से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। ओके, इसलिए वो सम्मोहन की स्थिति में उनको मुश्किल होती है टू गो। फिर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। स्थूल से और भी एक और शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सटल बॉडी इंग्लिश में बोलते हैं उसको। वो सटल बॉडी कौन से कोश से बना हुआ है? प्राण माया कोश, मन माया कोश और विज्ञान माया कोश। ओके, तो जब हम तो ये जो सूक्ष्म शरीर को हम स्वप्न शरीर भी कहते हैं। ओके, दिवा स्वप्न माने डे ड्रीमिंग। जब आप डे ड्रीमिंग करते हैं या सपने में आप जाते हैं तो आप समय और जगह भूल जाते हैं। तो कभी होता है आपके साथ, कोई इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहे हैं, तो किताब पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान ही नहीं रहा कि कितना समय बीत गया। किताब पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान ही नहीं रहा कि फ़ोन की घंटी भी बजी थी। जब ऐसी चीज़ें होती है इसका मतलब है कि आप माने आप चेतना, ओके, वो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर या स्वप्न शरीर की ओर जा चुकी है। इसीलिए आपको लगता है कई बार कि आप बहुत एंग्रॉस जब हो जाते, लाइक टीवी देखते हुए, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एंग्रॉस हो गए हैं और सपोज किसी ने आपको आवाज़ दी तो आपको सुनाई नहीं देगी, घंटी सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि आपका ध्यान, आपकी चेतना कहाँ चली गई है? टीवी की तरफ। ऐसा लग रहा है कि वो टीवी के भीतर ही घुस गई है। ओके, बच्चे जैसे जब देखते हैं टीवी को
तो आंख आंख भी नहीं, पल के भी नहीं झपकाते, इतने ज्यादा उसमें उनकी चेतना घुस जाती। जैसे जब हम कोई फिल्म देखते हैं, जब हम फिल्म देखते हैं तो हमारा स्थूल शरीर बैठा हुआ है, ओके, थिएटर की सीट के ऊपर, वो पॉपकॉर्न भी खा रहा है, अन्नमय कोश, अन्न जो है वो पॉपकॉर्न भी खा रहा है, पर स्क्रीन के ऊपर अगर कोई हीरोइन, कोई सीन है, ऐसा ट्रैजिक सीन चल रहा है, तो आप रो रहे हैं। Why are you crying? आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उस वक्त, उस घड़ी, उस पल आपकी चेतना, वो जो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसके साथ ज्वाइन हो गई है। और क्योंकि वो ज्वाइन हो गई है, आप एक सम्मोहन की अवस्था में चले गए। यू आर एक्चुअली एंटर्ड स्टेट ऑफ हिप्नोसिस। आपको पता भी नहीं है कि आप उस हिप्नोटिक स्थिति में गए हैं, क्योंकि आपको क्यों रोना है? रोने की तो कोई जरूरत नहीं है, पर आपने उस वक्त उस व्यक्ति के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया होता है, इसलिए उस स्थिति को सम्मोहन की स्थिति कहते हैं। तब आपका एक सूक्ष्म शरीर है जो उस चीज के साथ जुड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर इज व्हाट वी कॉल द इमोशनल बॉडी। उसको हम क्या कहते हैं? भावुक शरीर। इसलिए जब भी कोई भावनाओं के साथ बहता है तो वो सटल बॉडी के साथ जुड़ जाता है। फिर एक और शरीर है जो सुषुप्ति के अवस्था में हम फील करते हैं। सुषुप्ति से भी डीप अवस्था जब हमारी चली जाती है, तब हम उस शरीर को फील करते हैं, उसको कहते हैं कारण शरीर, कहते हैं कॉजल बॉडी। अब कॉजल बॉडी क्या है? ये आनंद माया कोश से जुड़ा हुआ। आप देख सकते हैं डायग्राम को। कॉजल बॉडी किस चीज से जुड़ा है? आनंद माया कोश से जुड़ा है। और ये कॉजल बॉडी कब हमें महसूस होगा? मृत्यु के पश्चात। अभी हमें वो कॉजल बॉडी फील नहीं होता है, पर मृत्यु के पश्चात हम उस शरीर की तरफ हम जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सटल है, बहुत ही ज्यादा सटल है, जिसके वहां पे सिर्फ आनंद है। और उस शरीर के और भीतर अगर आप चले जाएंगे तो हम आत्मा को छू सकते हैं। ओके, तो आत्मा को छूना आसान नहीं है, आत्मा को छूना आसान नहीं है। ओके, तो जैसे जैसे हम परतें खोलने लगेंगे, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से और सूक्ष्म जाने लगेंगे, विचारों से और सूक्ष्म जाने लगेंगे, तब जाके मृत्यु के पश्चात, या मृत्यु के जैसे कई हमारे बहुत गुणी लोग रहे हुए संत लोग रहे हैं, जो समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, क्योंकि वो उस आत्मा को छू लेते हैं। और जो व्यक्ति एक बार उस आत्मा को छू लेता है तो वो हो जाता है अनंत, उस अनंत में वो चला जाता है। ये हमें समझना होता है कि ये जो कोशा है, ये जो इस तरह की जो है हमारे भीतर ही है, ये सब मन हमारे भीतर है, विज्ञान या बुद्धि हमारे भीतर है। इस जाने के लिए हमें शरणन, मनन और निधिध्यासन ये करने की जरूरत है। क्यों हमें ध्यान करना चाहिए? क्योंकि ध्यान की स्थिति में ही हम इस आनंदमय कोश का अनुभव थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए कर सकते हैं। अब प्रतिप्रसव क्रिया के लिए हमें ये जानना है कि 4 प्रकार की स्थितियां हैं, 4 प्रकार की स्थितियां होती है। क्या है वो 4 स्थितियां? इसका मतलब है 4 अलग अलग अवस्थाएं होती है। एक है जागृत अवस्था, जैसे हम अभी है, हम बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। जागृत अवस्था में देखिए, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, जो आराम से देख सकते हैं, वो देख सकते कंप्यूटर पे, कि ये जो एरोज जो बाहर जा रहे हैं, बुद्धि, मन और चित्त, ये सब हमारी पूरी इंद्रियां वेकफुल स्टेट माने जागृत अवस्था में बाहर चली जाती है। हम आसपास की चीजें देखते हैं, किसी ने क्या बोला वो हम सुनते हैं, खाना खाते हैं, ये सब चीजें हम करते हैं इन द स्टेट ऑफ वेकफुलनेस। हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ होती है। फिर स्वप्न स्थिति होती है, एक स्थिति होती है हमारी स्वप्न स्थिति, जिसमें कि इंद्रियां अंदर चली जाती है, माने बुद्धि, चित्त और इंद्रियां अंदर अंदर की तरफ चलती है, ड्रीमर स्टेट। फिर है सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप स्टेट, जहाँ पे एकदम डीप स्लीप में इंसान चला जाता है, उसे
याद ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि वो सोया था और क्या कुछ सपने देखे थे कि नहीं। ड्रीमर स्टेट के और भीतर, क्योंकि हम ड्रीम कितने टाइम करते हैं, 2 आवर्स, पूरे रात में जब हम सोते हैं तो स्वप्न स्थिति कितनी टाइम तक होती है, 2-2.5 घंटा, उससे ज्यादा स्वप्न स्थिति नहीं होती। पर जो दूसरा समय है वो सुषुप्ति की अवस्था है, डीप स्लीप स्टेट। कई बार आपको पता है, जब आप सुबह उठते हैं, रोज आप नहीं कहते होंगे, पर कई बार आप कहते हैं कि आज इतनी अच्छी नींद आई, गहरी नींद आई मुझे। वो गहरी नींद कैसे आपको अनुभव हुआ, कि आपकी चेतना ने वो अनुभव की, वो सुषुप्ति की अवस्था चेतना ने अनुभव की है। ओके, इसलिए आप कहते हैं कि मुझे बहुत गहरी नींद आई। और दूसरी अवस्था, जो चौथी अवस्था है, वो है तुरीय अवस्था। ओके, पर हम जो काम करते हैं प्रति प्रसव में, हमारे लिए ये स्वप्न अवस्था सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए डीप स्लीप स्टेट, सुषुप्ति या तुरीय अवस्था से हमारा कोई लेना देना नहीं है। काम के लिए हमारा काम किस किस स्थिति के में होता है, ये ड्रीम स्टेट में, स्वप्न अवस्था में, बिकॉज वहां पर हम क्लाइंट को एक हिप्नोटिक स्टेट में लेकर जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ये प्रतिप्रसव क्रिया जब हम करते हैं तो ये स्वप्न अवस्था जो है उसका अनुभव सम्मोहन की स्थिति में होता है। पर सम्मोहन और स्वप्न ये सेम नहीं है। हम कहते हैं स्वप्न अवस्था, पर सम्मोहित अवस्था अलग होती है और स्वप्न की अवस्था अलग होती है। सपने के भीतर क्या होता है, आप उठते हैं और आप भूल जाते हैं कौन सा सपना देखा आपने, करेक्ट। पर सम्मोहन की स्थिति ऐसा, वो सपने जैसी लगती है पर वो सपना नहीं है, आप सोए हुए नहीं है। सम्मोहन की स्थिति में जागृत और स्वप्न की स्थिति के बीच की जो टाइम है या बीच की जो स्थिति है, उसको हम सम्मोहन की स्थिति कहते हैं। हिप्नोटिक स्टेट इज ऑलवेज बिटवीन वेकफुलनेस एंड ड्रीम। और इस स्थिति इतनी इंटरेस्टिंग स्थिति होती है क्योंकि यहाँ पे जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो आपको याद रहता है। जैसे अभी जब आप यू विल सी द वीडियोस, उसमें जैसे लोग बोल रहे हैं, आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था वो उन्हें याद है, वो भूल नहीं गए, वो सोए नहीं थे। सो कई लोग ये समझते कि सम्मोहन मतलब सो जाना, गलत है, बिल्कुल गलत धारणा है। सम्मोहन, कई लोग कहते कि ओ कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, किसी ने मेरे मन को अपने वश में कर लिया। नो, गलत है वो। सम्मोहन का अर्थ है एक ध्यान की, एक गहरे ध्यान की स्थिति में जाना, जहाँ पे आप जो अनुभव कर रहे हैं वो आपको याद रहता है, आप भूल नहीं सकते। तो ये 4 स्थितियां हैं जो हमें समझनी है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति की तरफ जाते हैं। जैसे एक फ्रॉग होता है, ओके, मांडूक जो होता है, वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में डुबकी लगाता है। इसी तरह से सम्मोहन की स्थिति ऐसी है कि आप अपने वेकफुल स्टेट से, अपने जागृत अवस्था से आप एक सम्मोहित स्थिति के भीतर जा सकते हैं। वहाँ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अनुभव आपको याद रहता है और फिर वो अनुभव के साथ आप वापस जागृत स्थिति में आ सकते हैं। तो हमारा पूरा जीवन ऐसा ही है, जागृत स्थिति से सम्मोहित स्थिति, सम्मोहित स्थिति से स्वप्न स्थिति, स्वप्न से सुषुप्ति स्थिति और वापस स्वप्न, हिप्नोटिक स्थिति, सम्मोहित और जागृत स्थिति। इस तरह से हमारा जीवन है। अब सम्मोहन क्या है, जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि सम्मोहित स्थिति होती कैसे, और प्रतिप्रसव क्रिया के दौरान हम सम्मोहन की स्थिति का ही अनुभव करते हैं। अब सम्मोहन होता क्या है, सम्मोहन नियंत्रण करना नहीं है कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। ये मैं पहले ही बता रही हूँ आपको कि नियंत्रण, कोई आपको नियंत्रण नहीं कर रहा है, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है। ओके, सम्मोहन में हम किसी के ऊपर प्रभाव ला सकते हैं। सम्मोहन में हम किसी के ऊपर प्रभाव, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं, उनको स्मोकिंग करते हैं और उनको स्मोकिंग छोड़नी, दारू छोड़नी,
तो थ्रू इस स्थिति के द्वारा, सम्मोहित स्थिति के, नॉट नॉट कैन प्रति प्रसव, ओके, सिर्फ सम्मोहित स्थिति में उनको ले जाकर हम उन्हें सजेशन दे सकते हैं, हम उन्हें कुछ ऐसी बातें, एफर्मेशन या सजेशन बोल सकते हैं जिसके द्वारा उनका सबकॉन्शियस माइंड उन सजेशंस को ले सकता है और धीरे धीरे उनके व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। इसको सिर्फ सम्मोहन कहते हैं, ओके, जहाँ पे हम उनके ऊपर प्रभाव ला रहे, सही तरीके से प्रभाव लाया जा रहा है। अब मैं एक एक्सरसाइज करूंगी आप सबके साथ, तो आप थोड़ा सा पीछे बैठिए सब लोग, सिट बिहाइंड, आराम से पीछे बैठिए। विल डू एन एक्सरसाइज कि व्हाट इज सम्मोहन, सम्मोहन होता क्या है, ठीक है। और अपनी आंखें बंद करिए सभी लोग, वेरी गुड, या क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करिए और लंबी गहरी सांस। मैम आपकी आवाज बंद हो गई है, मैम अनम्यूट हो जाइए। ओके ओके ओके, अभी हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे बिंदु जी, अभी थोड़े टाइम के लिए ना आप किसी को अंदर मत आने दीजिए, ओके, आप भी एक्सरसाइज करिए, ठीक है। हाँ चलिए, आंखें बंद करिए, वेरी गुड, और एक लंबी गहरी सांस लीजिए सभी लोग, गुड, और लंबी गहरी सांस के साथ साथ अब रिलैक्स हो जाइए, जस्ट रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाइए, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करिए, अपने नेक को रिलैक्स करिए, अपनी पीठ को रिलैक्स करिए, जस्ट रिलैक्स, ओके। और हम सांस लेंगे 1 से 4 और एक्सेल करेंगे 1 से 4। सांस लेंगे 1 2 3 4, एक्सेल करेंगे 1 2 3 4, वापस सांस अंदर लीजिए 1 2 3 4, एक्सेल करिए 1 2 3 4, कीप डूइंग इट, एक और बार करिए, सांस अंदर लेनी है 1 2 3 4, एक्सेल करिए 1 2 3 4। जैसे जैसे आपने इनहेल और एक्सेल किया हुआ है, मेरी आवाज़ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखिए, जस्ट फोकस ऑन माय वॉइस, ओके, मेरी वॉइस पे फोकस करते करते मैं जो कहूँगी उसका आप अनुसरण करिए, मतलब उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिए। आई वॉन्ट यू ऑल, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग एक लाल कलर का सर्कल विजुलाइज करें, कल्पना करिए एक लाल कलर का सर्कल, अपने मन के भीतर एक लाल रंग का सर्कल विजुलाइज करिए। टेक अ मोमेंट, एक मोमेंट लीजिए तो वो लाल कलर का सर्कल विजुलाइज करिए। अब विजुलाइज करिए कि आप बीच के ऊपर खड़े हैं, आप बीच के ऊपर खड़े हैं, कल्पना करिए, जिस विजुलाइज, अपने मन के भीतर चित्र बनाइए, गुड। अब विजुलाइज करिए अपने आप को जब आप बहुत यंग थे, 20-22 साल के थे, विजुलाइज करिए अपने आप को जब आप 20-22-25 साल के थे, तो ऐसी स्थिति में, किसी सिचुएशन में, विजुलाइज योरसेल्फ, कल्पना करिए, अपने मन के भीतर चित्र बनाइए,
वेरी नाइस। अब हम ऑडिटरी माने सुनने की जो हमारी इंद्रियां हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप मंदिर की घंटी या चर्च बेल या आजान को सुने। मंदिर की घंटी, चर्च बेल, आजान का अनुभव करें, मन के भीतर उसे लाए। इमेजिनेशन बहुत पावरफुल होता है हम सबका। गुड। अब अभी बारिश हुई थी खूब सारी। क्या हुआ था उस बारिश में? खिड़कियां हिल रही थी, बारिश की बूंदें गिर रही थी, रेन का साउंड, बारिश की आवाज का अनुभव करिए, अपने मन में लाइए बारिश की खूब सारी आवाज। अलाउ इट टू कम, उसे आने दीजिए। वेरी गुड। अब अपने मन के भीतर लाइए ट्रैफिक का साउंड। ये पूरे साल हमें ट्रैफिक का साउंड शायद सुना नहीं है, पर हमें याद है ट्रैफिक का साउंड होता कैसा है। तो अपने मन के भीतर ट्रैफिक का साउंड चलाइए। मन के भीतर ट्रैफिक का साउंड चलाइए। वंडरफुल, वेरी नाइस। अब सूंघने की हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो स्मेलिंग की इंद्रियां हैं, आई वॉन्ट यू ऑल टू इमेजिन करिए, कल्पना करिए जैस्मिन की खुशबू, जैस्मिन की खुशबू। गुड स्मेल ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की जो स्मेल होती है उसको लाइए अपनी कॉन्शियस में, अपनी चेतना में। स्मेल ऑफ पेट्रोल। गुड। अब टेस्ट का स्टेटरी जिसको हम कहते हैं, बिटर, करेला, करेला का टेस्ट अपने मुंह में फील करिए। करेला, नीम का पत्ता, उसका टेस्ट अपने मुंह में फील करिए। ब्रिंग इट। आपकी चेतना को तो पता है कैसा है करेला, तो अपने टंग में, अपने मुंह में वो बिटर, कड़वा स्वाद अपने मुंह में फील करिए। अब मीठा स्वाद, मीठा स्वाद अपने मुंह में फील करिए। मीठा स्वाद अपने मुंह में फील करिए। खट्टा, खट्टा स्वाद अपने मुंह में फील करिए सभी लोग। खट्टा स्वाद अपने मुंह में फील करिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब लास्ट है छूने की हमारी इंद्रियां जो है, टैक्टाइल टच जिसको कहते हैं। फील करिए जैसे आपका हाथ ठंडे पानी के नीचे है, आपका हाथ ठंडे पानी के नीचे, उसे फील करिए। ठंडा पानी आपके हाथों के ऊपर से जा रहा है, ठंडा, एकदम ठंडा पानी आपके हाथों के ऊपर से जा रहा है।
अब सोचिए गरम तवा, उसके ऊपर आपका हाथ चला गया, गरम गरम तवा। और अब सोचिए कि हवा आपके गाल को छू रही है, ठंडी हवा आपके गालों को छू रही है। वेरी गुड। अब मैं 1 से 3 कहूँगी और आप अपनी आंखें खोलेंगे। 1, 2 और 3। चलिए आंखें खोलिए सब लोग। वेरी गुड। अब आप में से कई लोग मुझे बात कर सकते हैं। आपको पता नहीं, आपको आता भी है हाथ ऊंचा करना अगर आपको जूम पे आता है, या फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं। कितने लोगों को आप में से कोई बताना चाहता है कि आपको विजुअली अच्छा था, कि आपको घंटी सुनाई दी थी, या आपको टेस्ट बेटर लगा था, या आपको स्मेल बेटर लगी थी, या टच? ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको सब कुछ हो। सम पीपल आर मोर विजुअल, कई लोग ज़्यादा विजुअल होते हैं, कई लोग ज़्यादा ऑडिटरी होते हैं, कई लोग ज़्यादा टैक्टाइल टच रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि सबको सब कुछ होता है। यस पिंकी, मैं हाथ ऊंचा किया है। हाँ मैं करती हूँ। हाँ पिंकी अनम्यूट हो जाओ। हाँ वो होगी। हाँ पिंकी। हाँ Trupti Ben, actually I felt हाँ it. I could feel हाँ the khatta swad, the cold हाँ water. It was really, and the हाँ, cool breeze on my face. I mean, I could literally करेक्ट। feel the bitter of the Karela. और हाँ, literally मैं वो सब महसूस कर रही थी। वंडरफुल पिंकी बेन, थैंक यू सो मच। कोई और शेयर करना चाहेगा? कोई और शेयर करना चाहेगा? क्या फील हुआ आपको? कोई और भी? हाँ जी मैं मारूफ आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी बिंदु जी बोलिए। मारूफ जी आप अनम्यूट हो जाओ, वो कहना चाहते हैं। हाँ ओके ओके ओके। Can you hear मारू me? जी अनम्यूट। हाँ Can यस you? ऑफ कोर्स। यस 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 यस। I felt bitter and sweet taste both लवली। because I usually have Karela हाँ and sweet I really enjoyed because I'm forbidden to eat. Very nice, very tasty. Thank you. ओके वेरी नाइस। कोई और शेयर करना चाहेगा? यस मैम आई फील सम स्मेल, फ्रेग्रेंस स्मेल। ऑफ स्मेल। करेक्ट करेक्ट। सो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तो वो जैस्मिन फ्लावर है नहीं, अभी तो आपने करेला खाया नहीं है, पर ये मेमोरी, ओके, ये मेमोरी मन के भीतर है। इसी तरह से हमारे पूर्व जीवन की मेमोरीज भी हमारे मन के भीतर है। अभी आपके पास जैस्मिन फ्लावर नहीं है, अभी आपके पास हवा भी नहीं चल रही, अभी आपके पास पेट्रोल की स्मेल नहीं आ सकती, आपको लाल सर्कल नहीं दिखाई सकता, बट फिर भी आपके मेमोरी में ये इंफॉर्मेशन, ये एसोसिएशन जिसको हम कहते हैं, कभी ना कभी तो हमने नीम खाया होगा, कभी तो कभी हमने करेला खाया होगा, तो उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो याद है, वो हमारे मन के अंदर है। इसी तरह से फ्रेंड्स, हमारे पूर्व जीवन की यादें भी हमारे मन के भीतर है। अब वो पूर्व जीवन की याद हमारे मन के भीतर कैसे स्टोर हुई होगी? ऐसे ही जैसे आपने अभी अपने स्टोरेज से ये एक्सपीरियंस किया। यू गेटिंग द आइडिया? जैसे अभी आपने जो एक्सपीरियंस किया, जो अभी अभी है नहीं आपके जी, अभी आप खा नहीं सकते वो कड़वा नीम, बट आपके माइंड में वो मेमोरी है। इसी तरह से वो पूर्व जीवन आपके माइंड में है, आपके मन के भीतर उसकी याद है। ओके? और जैसे जैसे मन के भीतर, सम्मोहित स्थिति के भीतर जब हम जानना शुरू करते हैं, तो वो याद धीरे धीरे ऊपर आती है। जैसे कंप्यूटर के ऊपर एक फोल्डर होता है, जैसे जूम क्या एक ऐप है, आपने जूम ऐप खोला और वो ऐप चालू हो गया। इस तरह से आपके कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे फोल्डर्स भी है, राइट? आपने एक फोल्डर खोला, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन वो आपने पढ़ ली, वो इंफॉर्मेशन आपने
पढ़ ली। इसी तरह जब हम सम्मोहित स्थिति में जाते हैं तो एक फोल्डर खोला जाता है, आपका मन के भीतर बहुत सारे हजारों फोल्डर्स हैं, ओके। उसमें से जो आपकी परेशानी है उसका भी एक फोल्डर है, तो वो फोल्डर हम खोलते हैं और फिर वो फोल्डर के अंदर जो भी याद है, जो विजुअल, ऑडिटरी, इसमें कुछ छूना भी है, खाना भी है, पीना भी है, देखना भी है, इन पांचों जो हमारी इंद्रियों से बनी वो याद है, वो धीरे धीरे हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ओके। लगता है कि आपको अपने जीवन के बारे में सब कुछ याद है, इस जीवन के बारे में आपको सब कुछ याद है, बचपन से अब तक यू रिमेम्बर एवरीथिंग? नहीं, कई चीजें आप भूल गए हैं। 10 साल की उम्र में क्या हुआ था, 15 साल की उम्र में क्या हुआ था, 20 साल की उम्र में कई कई हजारों चीजें हुई है आपके साथ, राइट। आपको वही चीजें याद है जो रेपिटेटिव है, माने जो बार बार अगर आपके जीवन में हुई है, या फिर उनके बारे में आप जानते हैं जिनको आप रोज मिलते हैं, रोज किसी से बात करते हैं, आपके परिवार वाले जिसको आप बरसों से जानते हैं, उनको आप भूल नहीं सकते, बट आपके जीवन की हजारों यादें तो आप भूल गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो यादें कभी थी नहीं, क्या वो इंसिडेंसेस कभी हुए ही नहीं? नो, सब कुछ हुआ है। आप अपनी माँ के घर में थे, यस, यू वर इनसाइड योर मदर्स वूम्ब, पर आपको याद नहीं है। क्यों नहीं याद? भूल गए। तो हम जब प्रतिप्रसव करते हैं तो हम आपको माँ के गर्भ के अंदर भी ले जा सकते हैं। आपको मतलब आपको नहीं, आपकी चेतना को, क्योंकि आपकी चेतना के भीतर चित्त, आपकी जो चित्त है, द एंटायर मेमोरी बैंक, ओके, वो खोला जा सकता है और वो याद बाहर आ सकती है। आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस है, मैं आपको बता सकती हूँ। ट्विन्स मेरे पास आए थे, लड़कियां दोनों, 20-22-25 साल की लड़कियां थी, और उसकी मम्मी भी आई थी साथ में। तो एक जो लड़की थी उसको कई तरह की दिक्कतें थी, तो वो सेशन करना चाहती थी। तो जब वो सेशन कर रही थी तो वो पैर हिला रही थी, माने इन द स्टेट ऑफ हिप्नोसिस, ओके, सम्मोहित स्थिति में वो अपने पैर हिला रही थी। अब जो लोग सम्मोहित स्थिति में अपने पैर हिलाते रहते हैं, उनकी डिलीवरी, माने बर्थ के टाइम पे उनकी डिलीवरी ब्रीच डिलीवरी हुई होगी, माने पैर पहले आना। ये एक नहीं, बहुत सारे क्लाइंट्स देखे ऐसे, ओके। फिर एनीवे सेशन खत्म हुआ, फिर मैंने उनकी मम्मी को बोला कि भाई ये ट्विन में से किसका, कौन पैरों से आया था? तो उसकी मम्मी ने कहा कि भाई क्या हुआ था, एक के बाद दूसरा ट्विन आया, तो नर्स वो जो लेबल लगता है ना, वो लगाना भूल गई। तो मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि एक मेरी बेटी पैरों से आई थी, पर मुझे नहीं पता कौन आई थी। पर वो सेशन के दौरान हमें पता चल गया कि कौन सी लड़की पैरों से नीचे, किसकी डिलीवरी ब्रीच से हुई थी। ऐसे हजारों केसेस है। एक लड़की मेरे पास आई थी, उसको अस्थमा था और बहुत सारी ट्रीटमेंट ली उसने, पंप ये वो सब कुछ करती थी वो। और ये इन दिस पर्टिकुलर क्रिया जब हम उसको गर्भ की तरफ लेकर गए तो उसको एहसास हुआ कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है जन्म के समय, ओके, वो अम्बिलिकल कॉर्ड, वो रस्सी उसके गले में अटक गई थी, फंस गई थी, और वो बच्ची सांस नहीं ले पा रही थी, ऐसा उसको महसूस हुआ। बाद में हमने कहा कि अपनी मम्मी को कॉल करो और पूछो उसको, क्योंकि इसको पता नहीं था उसकी बर्थ हिस्ट्री। तो जब उसने मम्मी को कॉल किया तो मम्मी ने कहा कि हाँ, हाउ डू यू नो, तुझे कैसे पता चला? बोली नहीं, मैंने एक्सपीरियंस किया कि कैसे वो रस्सी मेरे गले के अंदर फंस गई थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद उसका अस्थमा गायब हो गया, चला गया, उसको अस्थमा नहीं है अभी। सो जब हम प्रतिप्रसव क्रिया करते हैं तो कई यादें जो हम कॉन्शियसली भूल गए हैं, उन यादों को, राइट, पर वो यादें हम रिलिव कर सकते हैं, माने रिलिव टू रिलीव। अगर अंग्रेजी आपको थोड़ी बहुत आती है तो रिलिव माने वापस हमें उस चीज को एक्सपीरियंस करना है, उससे बाहर निकलने के, रिलीव करने के लिए, ओके। सो 3 तरह की दृष्टियां होती है। अब आपने एक दृष्टि का अनुभव किया अभी। एक होता है स्थूल आंखों से देखी गई दृष्टि, मेरी आंखें खुली है और मैं सब चीजें देख सकती हूँ। एक है सूक्ष्म आंखों से देखी गई दृष्टि, जैसे अभी आप लोगों ने किया, सूक्ष्म दृष्टि थी, वो आपकी आंखें बंद थी
पर फिर भी आप अंदर अपनी मन की आंखों से देख सकते थे। और एक है स्वप्न दृष्टि, जो हम सपने में चीजें देखते हैं, वो अलग दृष्टि होती है। ये जो अभी आपने देखा, इसको हम कहते हैं सम्मोहित दृष्टि, जो हिप्नोटिक स्थिति में आप देख सकते हैं, उसका उपयोग हम प्रतिप्रसव क्रिया में करते हैं। ओके? अब कई लोग मुझे कहते हैं कि क्या हम पहले मनुष्य ही थे, या क्या हम पेड़ पौधे पक्षी, क्या इन सब चीज़ों का जीवन भी लोग देख पाते हैं या नहीं? हाँ, लोग देख सकते हैं। लोग अपने आप को पेड़, पत्थर, पक्षी, पौधा, किसी भी रूप में देख सकते हैं। हमारे पास तो प्रूफ है, हमारे काम में हमारे पास प्रूफ है कि लोग कैसे चीज़ों को अनुभव करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। एक लड़की थी, उसको स्नीजिंग की प्रॉब्लम थी, तो बहुत स्नीजिंग आती थी उसको, तो उसने अपने आप को एक पत्थर के रूप में देखा। और पत्थर कहाँ था? नदी के अंदर। ठंडा पानी उस पत्थर के ऊपर से जा रहा था। क्या वो पत्थर थी? नहीं, उसकी चेतना उस पत्थर में थी। क्या आप मनुष्य हैं? नहीं, आपकी चेतना इस मनुष्य शरीर में है। आप अपने आप को मनुष्य समझते हैं कि आपको लगता है कि ये शरीर मेरा है और मैं ये हूं, मैं ये शरीर हूं? नहीं, आपकी चेतना इस शरीर के भीतर है। जब ये शरीर का समय समाप्त हो जाएगा तो आपकी चेतना इस शरीर को छोड़ देगी। इसी तरह से उस लड़की ने एक्सपीरियंस किया कि उसकी चेतना उस पत्थर में थी और वो ठंडा पानी उस पत्थर के ऊपर से जा रहा था। और जब तक वो सम्मोहित स्थिति रही, वो स्नीजिंग करती रही, उसको छींके आती गई आती गई आती गई आती गई। और जब उसकी चेतना उस पत्थर से बाहर निकल गई, स्नीजिंग बंद हो गई, छींके बंद हो गई। आज 3 साल हो गए उसको ऐसी छींके आती नहीं है, बंद हो गई। तो जब आपकी चेतना उस शरीर का अनुभव करती है, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो पक्षी का हो, चाहे वो एनिमल का हो, उसकी जो वासनाएं हैं वो उस चेतना के साथ जुड़ जाती है। उसके जो संस्कार है, जो वासनाएं, जो वृत्तियां जिसको हम कहते हैं, वो उस चेतना के साथ जुड़ जाती है। और अगर मृत्यु के समय हम वो वृत्ति छोड़ते नहीं हैं उस शरीर के भीतर, तो वो हमारे साथ आगे जाती है। आपको बता सकती हूँ, एक लेडी थी कैलकाटा की, उसको पाइल्स की प्रॉब्लम थी, खतरनाक है पाइल्स की प्रॉब्लम, आप सब जानते हैं। ओके? तो उसने अपने आप को एक टाइगर, शेर के रूप में देखा। और उस समय की बात है जब इंसान बो एंड एरो यूज करता था, कि धनुष बाण यूज करता था। और इसने एक्सपीरियंस किया, जैसे आपने भी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस किया, लिटिल बिट, उसने वो एक्सपीरियंस किया कि वो धनुष बाण, वो बाण जो है वो टाइगर के पिछवाड़े, एनस में चला गया और टाइगर ब्लेड टू डेथ, खून निकला वहां से और वो मर गया। और जब ये अनुभव हो रहा था तब उसको पीछे दर्द हो रहा था। उसके बाद एक्सपीरियंस तो खत्म हो गया, स्थिति से बाहर आ गई। वो 15-20-25 दिन के बाद तो मुझे कॉल आता है कि उसकी पाइल्स ठीक हो रही। अद्भुत! पाइल्स जैसी बीमारी जो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक होती नहीं, ऑपरेशन करना पड़ता है, इसकी पाइल्स की बीमारी ठीक होने लगी। क्यों? क्योंकि जो वृत्ति थी उस शरीर के भीतर, डर जो एक्सपीरियंस किया होगा उस शेर ने, वो चेतना साथ में ले आई थी। कई जन्मों तक वो वृत्ति उस चेतना के भीतर रही और इस जीवन के शरीर में वो वृत्तियां जो है वो एक्टिव हो गई। सम्मोहन की स्थिति में क्या हुआ? मन के भीतर गई, फोल्डर खोला, फोल्डर में ये मेमोरी थी, मेमोरी ओपन की और वो एक्सपीरियंस किया और वो वहां पे छोड़ आई। सो दिस इज हाउ हमें पता चलता है कि लोगों के मन के भीतर इस तरह की मेमोरीज है, पूर्व जीवन की, पेड़ की, पशु की, पक्षी की, ओके, पत्थर की। इसका मतलब है हमने डेफिनेटली, जैसे लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियों से गुजरते हुए हमें मनुष्य जीवन मिलता है, वो सही है।
वो सही है, वो गलत नहीं है। ये मैं कह सकती हूँ कि मैंने देखा हुआ है लोगों को, मैंने देखा हुआ है लोगों को ठीक होते हुए, ओके, उस तरह के शरीर को एक्सपीरियंस करते हुए और ठीक होते हुए भी। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी एक छोटी लड़की का, आप देखेंगे वो क्या बोल वो किस तरह से वो हमें बोल रही है। सो अब हम एक एक वीडियो देखेंगे जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि लोग एक्सपीरियंस करते हैं, और हम जो कर्म की बात करते हैं, हम जो रिश्तों की बातें करते हैं, हम जो कहते हैं कि पूर्व जीवन से हम कई चीज़ें ले आते हैं, जैसे डिजीज़ ले आते हैं, रिश्ते ले आते हैं, कई चीज़ें हमारे भीतर है जो पूर्व जीवन के संस्कारों से जुड़ी हुई थे, जिसको हम कहते हैं प्रारब्ध, है ना, हम कहते हैं ना प्रारब्ध। तो प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध ये है जो हम पूर्व जीवन से अपने साथ ले आए हैं और जिसकी वजह से हमें इस जीवन में तकलीफें हो सकती है। So I'm going to show you the video. आप अपना ऑडियो प्लीज लाउड करिए, जितना मैक्सिमम आप कर सके, इट विल बी रियली गुड फॉर यू, ओके। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ इट इज़ ऑफ अ लेडी नेम्ड रीटा। हमने नाम ऑफ कोर्स चेंज किए हैं, और रीटा का जो बचपन से उससे आप पहले सुनिए, देखिए क्या आपको समझ में आता है। Now you can tell me. बोलो। मैंने अपने आप को एक बैगर के रूप में देखा है, लॉन्ग सा, जिसका ड्रेस बिल्कुल नीचे तक, और उसका जो कंडीशन था वो बहुत ज़्यादा बुरा था। आई ऑलवेज हेट बैगर्स, मीन्स ऐसे गरीब पसंद है बट वो एकदम झोपड़ी में, और वो बहुत जब बैड सिचुएशन में रहते हैं तो आई एम नॉट एबल टू गो देयर। तो मैंने अपने आप को वैसे सिचुएशन में देखा एंड पूरी बॉडी से स्मेल आ रहा था, बाल बहुत ज़्यादा गंदे थे एंड कैसे तैसे रोटी मिल गई तो खा लिया साइड में बैठ के काइंड ऑफ। एंड सडनली एक ब्रिटिशर, कुछ ब्रिटिश जैसा था, वो एक आया, हमको मीन्स खींचते हुए वो ले गया, और बहुत बैडली, कोई था नहीं आसपास, बहुत बुरा ट्रीट करते हुए उसने खींचते हुए ले गया, और काफ़ी टाइट मुझे बांध रखा था रस्सियों से। एंड एक जाके एक सेल में जाके फेंक दिया। वहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड इवन देर इज़ नॉट अ प्लेस टू गो वॉश, टॉयलेट्स के लिए भी कोई प्लेस नहीं है। तो जो है सब वहीं, इतना स्मेल था कि जानवर भी ऐसी जगह पे ना रहे। और सडनली पता नहीं उन्होंने क्या डिसाइड किया, मुझे ले गए वापस, एंड शायद उनको मेरी ज़रूरत नहीं थी, लेके गए कहाँ कुछ ऊंचाई पे, एंड सिगरेट जलाया, मुझे जलाया उन्होंने, एंड वहाँ से नीचे धक्का दे दिया। एंड जब नीचे धक्का दिया और जब मेरा बॉडी पड़ा था, जब मेरा स्पिरिट उसमें से जब बाहर आया, तो आई फील सो फ्री एंड गुड ऑल्सो, कि चलो ये नरक से फ्री हो गई मैं, ऐसा फील आया उस टाइम पे। इनफैक्ट वहाँ से निकलते वक्त मैं बहुत खुश थी कि मैंने ये लाइफ को छोड़ दिया। तो ये जो लड़की थी उसको पीठ में बहुत दर्द रहता था, और उसको हमेशा डर था कि मेरे पैसे कम हो जाएंगे या मैं एकदम गरीब हो जाऊंगी, ये उसको बहुत ज़्यादा डर था। और इसने इस तरह की लाइफ एक्सपीरियंस की जहाँ वो बेगर थी, और उसको मतलब मारा गया, उसको जलाया गया, और फिर ऊपर से फेंका गया। और इस एक्सपीरियंस के बाद उसका वो डर जो था कि मैं गरीब हो जाऊंगी, पॉवर्टी का जो एक डर होता है, वो डर चला गया, क्योंकि उसने वो जब उसकी मृत्यु हुई होगी तो वो वृत्ति लेकर आई होगी, वो डर लेकर आई होगी, ओके, गरीबी का। दैट इज वाई इस लाइफ टाइम में वो जब किसी को देखती है, कोई गरीब, यू नो, लाइक शी सेड अ बेगर, तो उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, तो लगता है मैं भी ऐसी बन जाऊंगी। सो दिस इज हाउ पीपल एक्सपीरियंस, ओके। जैसे उसने एक्सपीरियंस किया वो स्मेल, बिकॉज वो जब उस जीवन में थी तो वो शायद वो स्मेल, वो दैट पर्टिकुलर ऑल्फैक्टरी सेंस जो है वो शायद बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा,
इसलिए आज भी वो एक्सपीरियंस करते हुए शी कुड गेट द स्मेल. So this person suffered from cervical spondylitis. Okay, तो उन्होंने अपने आप को एक साधु के जीवन में देखा और बहुत ज़्यादा अकेलापन था, बहुत ज़्यादा अकेलापन था उसको. और वो अकेलेपन का जो दर्द था, वो मानसिक पीड़ा जिसको कहते हैं. ओके, तो नाथ संप्रदाय की वो बात कर रहा है. जैसे उसने अपने आप को नाथ संप्रदाय के साधु के रूप में देखा और उसने बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा का अनुभव किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकेला था. तो वो दर्द जो है उसने यहाँ पर भर के रखा था, पीठ में. अकेला आदमी हमेशा यहाँ वहाँ देखता रहता है, सोचता रहता है क्या क्या, तो भी है, डिप्रेशन में रहता है. तो ये एरिया हमेशा उसका भारी हो जाता है. ओके, तो आप देख सकते हैं वो क्या बोलता है. रहते हैं सारे विभूति में और सारे त्रिशूल वगैरह लेके रहते हैं ऑल दोस थिंग्स. तो वो सब तो वैसे मैंने अपने आपको देखा, बिल्कुल स्किनी, आई वाज ऑल स्किनी. और मेरे खाली बस एक वो जो टाइगर स्किन का जो क्लॉथ था वो पहन रखा था उसका. और उसके बाद में मैंने इसको द मोमेंट आई एंटर दैट बॉडी, जिसको मुझे जैसे आपको जिस तरह से मैंने देखा, तो उसी मोमेंट पे द मोमेंट आई एंटर उसके मतलब टीयर्स आने चालू हो गए मेरे से. एंड आई कुडंट कंट्रोल कि ये मतलब ना टीयर्स आ रहे हैं. तो मैं इसको कोई रोक, ऐसे आई एम नॉट अ रोने वाला पर्सन. तो मतलब ऐसे कोई बड़ी बड़ी बात हो जाती तो भी आई डोंट क्राई लाइक दैट. और इट वाज जस्ट कमिंग आउट लाइक किसी ने टैप ओपन कर दिया. और वो बीच में आई वाज कॉन्शियस ऑल्सो कि ना ये ना टीयर्स आ रहे हैं मेरे, निकल रहे हैं. और ना इट वाज जैसे मैं आज तक अपने जीवन में कभी, जैसे बच्चे फफा के रोते हैं ना, ऐसे यूँ ऐसे सांस लेते हैं फिर रोते हैं, तो आई फेल्ट माई सेल्फ कि मैं वैसे रो रहा हूँ उस समय. और वो टीयर्स मेरे नहीं रुक रहे हैं बिल्कुल भी. मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस जीवन में लाइक जो मेरा साधु वाला जीवन था, मुझे मेरे पेरेंट्स ने उस समय ऐसा सिस्टम था कि अपने बच्चों को नाथ कल्ट को दे देते थे कि इसको आप साधु बनाओ. जैसे आज भी होता है कि बच्चों को ऐसे जैन संप्रदाय में कुछ दीक्षा दिलाते हैं, ये दिला देते हैं किसी भी समय, बच्चा हो कि बड़ा हो. पर आजकल तो बच्चे को दिलाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है. तो उस समय मेरे माँ बाप ने मेरे को उन साधुओं को दे दिया था. तो मेरा जीवन जो सारा मैंने उसमें जीवन देखा, जो लोनलीनेस थी, आई यूज्ड टू लिव इन अ जंगल, देयर वाज अ हट आल्सो, एंड देयर वाज ओनली वन पपी. मेरा पपी भी देखा, ब्लैक रंग का पपी था. वो मेरे पास में वैसे 14 ईयर्स मेरे पास में उसी जन्म में भी था. इट वॉज अ जर्मन शेफर्ड, ब्लैक जर्मन शेफर्ड, जैसे उसका कलर होता है. एंड इट वॉज देयर. तो मुझे इट वॉज अ फीलिंग इनसाइड. मेरे विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे. मुझे मतलब नेचुरली भी मेरे विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे. तो विजुअल्स के साथ में मुझे ये फीलिंग आई कि दिस इज द सेम पपी जो उस समय मेरे साथ में था. ही वॉज माई कंपेनियन देयर. ठीक है ना. जो दूसरे साधु थे, जैसे पूरा कल्ट था, बहुत सारे यज्ञ वगैरह करते थे, बहुत सारी क्रियाएं करते थे, जिसको मैं दूर से खड़ा होकर देखता था. मुझे वो पसंद नहीं आती थी चीज़ें. बहुत सारी चीज़ें वैसे करते थे जो नॉर्मल आदमी उसको नहीं दे सकता. तो मैं उस समय भी मैं उनका एंटी था कि ना मुझे सभी काम नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है उसी फील्ड में, बट इन मोर पॉजिटिविटी एंगल से मुझे करना वो काम. लेकिन वो जो मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया था, जो मुझे वो लोनलीनेस थी, वो जो जंगल में कुटिया बना के मैं रहता था, जो मैं साधना करता था, साधना तो मैं करता था, लेकिन मेरे मन में डीप इन माई हार्ट देयर वाज पेन. वो पेन मेरे टीयर से बाहर निकल गया. और वो मुझे बाद में पता चला, जब इट वॉज मतलब जस्ट 1 महीने बाद में मुझे ऐसा लगा कि मेरे ना सर्वाइकल पेन नहीं है. मेरे इतना सर्वाइकल पेन होता था कि मैं यूज्ड टू मतलब कोई 100 टाइम्स मेरी वाइफ को बोलता हूँ जाके कि मेरा ना पेन हो रहा है, मैं कीप डूइंग दिस. मैं आज भी करता हूँ, कीप डूइंग, आई जस्ट कीप डूइंग ऑल दिस. ऐसे मेरे गर्दन को मोड़ता रहता हूँ, लेकिन मैं आउट ऑफ हैबिट करता हूँ. वो आउट ऑफ, अब वो पेन नहीं. मतलब जो मैंने फर्स्ट वर्कशॉप 2 साल पहले जो मैंने वर्कशॉप करी थी, उसकी 1 महीने बाद में आई रियलाइज कि मेरे सर्वाइकल पेन इज गॉन. तो आप देख सकते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो सकती है अगर आप सही तरीके से किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करें. सुनीता को कैंसर, शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, और इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्रेस्ट का कैंसर है उसको, और ट्रीटमेंट हैज़ बीन टेकन.
बट उसको जानना था कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे ये ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो आप सुन सकते हैं वो क्या कह रही है। हेलो एवरीवन, अभी जो मैंने देखा कि ये 1827 की बात है और स्पेन में है, जबकि मैं कभी गई नहीं हूँ। मुझे स्पेन दिखाई दिया है और 1827 की है और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी जो एज है वो 26-27 के करीब है और मेरे घर में 2 बच्चे हैं। मेरी मदर मेरा वेट कर रही है और मैंने एक इंसान और देखा है, मैं उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई। और उसके बाद मैं अपने हॉस्पिटल जाती हूँ या मेरी वर्क प्लेस है, मैं वहाँ गई हूँ और मैंने वो देखा है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और सब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी जो ड्यूटीज़ थी मतलब बहुत अच्छी और ऑनेस्ट ड्यूटी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, किस बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। और इसी आर्ग्यूमेंट्स में किसी ने मुझे पुश किया और लोगों, जैसे होता है ना कि भीड़ में सब लोग क्या करते, तो मेरे सबकॉन्शियस में ये चल रहा था कि ये लोग मेरी कैंसर सेल हैं, कि मेरे अंदर वो चीज़ चल रही थी। तो मुझे लगा कि ये सब लोग मतलब समझ नहीं है क्यों किस बात पे बात करें, लेकिन मुझे परेशान कर रहे हैं। और इसी उसके अंदर किसी ने मुझे इतना ज़ोर से धक्का दिया और किसी ने मारा भी मुझे, मतलब हिट भी किया सब जगह। और मेरा जो ब्रेस्ट है एक टेबल पे जाके मैं टकराई और पर्टिकुलर एरिया पे बहुत सीवियर मुझे डैमेज हुआ। तो उस मेरा तकलीफ़ सब जगह थी, लेकिन वो जो पोर्शन था वहाँ बहुत ज़्यादा चोट आई थी और इसी उसके अंदर मेरी जान निकल गई। और जब मैं डॉक्टर से यहाँ जयपुर में भी मेरा हुआ और यहाँ समझ नहीं आया तो मैं दिल्ली गई थी जेपी हॉस्पिटल। तो वहाँ सबसे पहला मेरा यही डॉक्टर ने पूछा था कि मैम आपको कहीं चोट लगी थी क्या कभी? मैंने कहा नहीं, चोट कभी नहीं लगी मुझे। कि नहीं, मैंने कहा ऐसा क्यों लगा? बोले नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही आपकी क्वेरी के लिए पूछ रहा हूँ। और फिर जो मेरी हिस्टोपैथोलॉजी आई उसके अंदर ये आया था कि मैम यू आर वेरी लकी, आपके अटिपिकल सेल्स बन चुके थे आपकी डक्ट्स के अंदर, बट वो ब्लास्ट नहीं हुए। अगर वो ब्लास्ट होते तो आपको सेकंड स्टेज थी। और जो ये कैंसर के अंदर हमें बहुत रेयर केसेस में हमें देखने को मिलता है। तो उन डॉक्टर है डॉक्टर पवन गुप्ता, उन्होंने मेरा केस अपने प्रेजेंटेशन के लिए डाला कि अगर अवेयर हो जाते हैं तो हमें कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, कैंसर क्योरेबल है। और ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे सडन पता चला, नहीं तो हमारी बॉडी में क्या चल रहा है हमें पता नहीं चलता है। लेकिन मुझे करीब 4 महीने पहले तुरंत मुझे पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। बस ये रहा कि बेशक मुझे डैमेज हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, कि डॉक्टर ने उसे पकड़ा, चोट से हुआ और कैंसर उनका ऑब्वियसली क्योर हो गया है, पर उन्हें ये पता चला कि उस एरिया में डैमेज कैसे हुआ होगा, क्योंकि इस जीवन में वो कभी गिरी नहीं है, कभी उनको चोट नहीं लगी है, पर पूर्व जीवन में वो इम्प्रेशन लेकर आई थी जो इस जीवन में फ्रुक्टिफाई हो गया, माने वो बाहर निकल आया। एंड देन ऑफ कोर्स शी गॉट क्योर्ड, व्हिच इज अ गुड थिंग। हाँ जी, आपने हाथ ऊंचा किया है ज्योति जी, आपने ऐसे ही हाथ ऊंचा किया है या भूल से हाथ ऊंचा किया है, मुझे पता नहीं है। सो एनीवे, लेट्स मूव अहेड। हमने देखा हुआ है पूर्व जीवन की, जब हम काम करते हैं, कि हम कभी किसी जीवन में स्त्री होते हैं, किसी जीवन में पुरुष होते हैं। ऐसा नहीं कि एक जीवन में स्त्री, एक जीवन में पुरुष, एक जीवन में स्त्री, इतना जल्दी मूवमेंट नहीं होती है। चेतना जो है वो 3, 4, 5, 10 जीवन स्त्री के रूप में जीती है। उसमें जो सीखना है, वो जो उन्होंने सेट किया है वो सीखती है, और फिर कई जीवन वो पुरुष के रूप में जाती है, क्योंकि जो हम स्त्री बन के सीखते हैं वो हम पुरुष बन के नहीं सीख सकते हैं, और जो हम पुरुष बन के सीखते हैं वो हम स्त्री बन के नहीं सीख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। दूसरा, हमने देखा हुआ है कि हम हर जीवन में अलग अलग संप्रदाय से जुड़ते हैं, अलग अलग रिलीजियस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ते हैं, और ये फैसला हमारे कर्म करते हैं। हमारे कर्म के हिसाब से हम अलग अलग संप्रदाय से जुड़ते हैं कि हमें क्या सीखना है। जो हम क्रिश्चियन बन के सीख सकते हैं वो शायद हम मुसलमान बन के नहीं सीख सकते। मुसलमान बन के जो हम सीखते हैं
वो डेफिनेटली हम हिंदू बन के नहीं सीख सकते हैं। तो हर संप्रदाय का अपना एक सीख होती है, और एज अ सोल वी वांट टू लर्न मेनी थिंग्स, वी वांट टू बिकम नॉन जजमेंटल। हमें बेसिकली क्या बनना है? हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो किसी से नफरत न करे। तो ये कैसे होगा? जब हम नॉन जजमेंटल व्यू लेंगे जीवन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड थ्रू दिस वर्क दैट वी डू. ओके, so it's already about 6 o'clock, so let me show you one more. This is very interesting. कैसे आप पूर्व जीवन का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और आपको उसका वैलिडेशन भी मिल सकता है. हर चीज का वैलिडेशन नहीं मिलता, पर कई लोगों को वैलिडेशन गूगल से मिल सकता है. आप देखिए इनके बारे में. This is about. Yeah, I have an extreme fear of flying, and मुझे हवाई जहाज में जाने का बहुत डर है. Fear of flying है, और ये कई सालों से है. Even though मैं regular flying करता हूँ due to my profession, I have to fly. I am not able to overcome that fear. So much so that कि fly करने से कुछ दिन पहले मुझे depression भी हुआ. तो but I have overcome that to a large extent. तो मुझे हमेशा ये सोच आती थी कि मुझे क्यों डर लगता है. इतनी फ्लाइंग के बाद भी मैं ब्राज़ील गया था यहाँ से, तो 15 घंटे में जहाज में बैठा रहा, सोया नहीं था. तो इस तरीके के एक्सपीरियंस है. तो वही मैं सोच रहा था क्या वजह हो सकती है. जो मैंने इमेजिन किया, जो मेरे दिमाग में बात आई कि अमेरिकन है. आई एम एन अमेरिकन. आई एम फ्लाइंग फ्रॉम प्रॉब्ली ओवरसीज, और जो शहर का नाम आया सेंट क्लेरा मिशिगन. जो गूगल में देखा सेंट क्लेयर है मिशिगन, तो उतना रेलेवेंस मिला. और कॉमेट एक जहाज़ होता था उस वक्त, तो वो उसमें मैं ट्रैवल कर रहा था. मेरी फैमिली यूएस में थी और उनको मतलब मैं अपने काम से वापस जा रहा था. तो फ्लाइट नंबर 312 आई. गूगल में मैंने सर्च किया 322 है. वो अर्जेंटीना से गई थी और कंट्रोल टेरेन में जाके क्रैश हुई थी. मुझे जो दिखाई दिया वो कि इट ब्रेक्स अप एंड आई पेरिश इन दैट क्रैश. 1959. There was a flight which crashed in 1959. So, you saw the year correctly? yeah, I have written that in my left hand. And you are born in which year? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था. इस व्यक्ति को उड़ने से डर लगता है. उन्होंने देखा अपने आप को, कॉमेट प्लेन था एक उस ज़माने में, 1959 की बात कर रहे हैं, और 1959 में ये क्रैश हुआ था. ओके, सेंट क्लेयर मिशिगन से, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही सॉ. और 1959 साल भी उन्होंने देखा जो उन्होंने लिखा था जब वो बोले उससे पहले. और फ्लाइट नंबर उन्होंने लिखा था 312. एक्चुअली वो 322 फ्लाइट थी. सो एक नंबर थोड़ा यहाँ वहाँ कई बार होता है. एंड सो कई बार क्लाइंट्स को फ्रॉम गूगल, क्योंकि आजकल तो गूगल है, तो वो चेक कर सकते हैं डिटेल्स. एंड वैलिडेशन जब क्लाइंट्स को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि वाओ, यू नो, दिस इज़ एक्चुअली ट्रू, ये एक्चुअली सच है. तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास है. ये बहुत ही सुंदर लड़की है, आप देख सकते हैं. उसने अपने आप को, ये थोड़ा सा स्लो है, अगर आप हेडफोन पहने तो आप सुन पाएंगे. तो मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत सॉफ्ट है ये. तो इसने अपने आप को एक बेबी एलिफेंट के रूप में देखा, और उसने देखा कि उसके पिताजी जो है वो कहीं महंत है, और वो मतलब हाथी को मतलब उसके साथ साथ वो हाथी हमेशा होता है. और उसके पिताजी के साथ उसके अच्छा रिश्ता नहीं है, और उसको हमेशा लगता है कि डैडी मुझसे प्यार नहीं करते. तो उसने देखा अपने आप को एक बेबी एलिफेंट, और बेबी एलिफेंट जो टेंट के बाहर है, और ये जो उसका ओनर है वो टेंट के अंदर है, जो उसके काइंड ऑफ फादर है इस लाइफ के. और फिर जो ओनर है वो मतलब उनकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है. तो वो हाथी जो है वो यहाँ से केला लाता है, यहाँ से कुछ लाता है, ओनर के लिए पानी ले आता है. और फिर उसको पता चला कि ओनर तो उसे प्यार करता है, पर हाथी को लगता था कि मैं
बाहर हूँ और ये ओनर अंदर आराम से लेटा हुआ है टेंट के अंदर, मुझे पानी बारिश इसमें मुझे मतलब खड़ा कर दिया है, वो ओनर आराम से टेंट में सो रहा है। और बहुत ही सुंदर उसने एक्सपीरियंस किया अपने आप को एक बेबी एलिफेंट के रूप में। और उसके बाद उसका रिश्ता अपने फादर के साथ इम्प्रूव हो गया, बिकॉज उसको पता चला कि पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पापा से प्रॉब्लम है। तो इस तरह से वो रिश्ता दोनों का ठीक हो गया। ऐसे हज़ारों कहानियाँ हैं। तो मैं यही कह सकती हूँ कि यू नो 7,000 लोगों के साथ मैंने प्रतिप्रसव क्रिया की हुई है 25 साल में। और मतलब ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि कर्म बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ये जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। हर केस जो हमारा है वो यही हमें सिखाता है कि जैसा तुमने बोया था वैसा तुमने पाया है। सो इफ़ यू डाई इन एन एयर क्रैश, यू आर नॉट एबल टू लीव द फियर, सो यू कैरी द फियर। एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस है जहाँ पे एक आदमी ने अपने आप में भी, यू कैन हियर इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप शायद सुन पाएंगे तो देखते हैं। जब मैंने पहले मेडिटेट करना स्टार्ट किया था तो मैं एक रिलेशन के बारे में सोच रहा था कि जैसे मेरे ना अपने जो मेरा बेटा है वो उसके और मेरे रिलेशन थोड़े से जैसे पहले बहुत अच्छे थे, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन थोड़े स्ट्रेनियस होते जा रहे हैं। जैसे वो कई बारी यंग है तो मुझे लगता है वो ना बहुत स्ट्रेनियस से रिलेशन होता जा रहा, तो मैंने उसी पे फोकस किया था कि ऐसा क्यों है। तो जब मैं आगे गया तो वहाँ जाके देखा मैंने कि जब हम दोनों की सोल वहाँ पहुँची तो गुरु का जब था तो मेरे को भगवान कृष्ण का ध्यान आया कि भगवान कृष्ण जो हैं वो सामने खड़े हैं। तो उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे जाके जब मैंने देखा तो जो साल फ्लैश हुआ वो कुछ 18 समथिंग था, 18 समथिंग में था, और प्लेस जो था वो भी मुझे गुजराती लिखा। और वहाँ पे जो उसके साथ मेरा रिलेशन था मैंने काफ़ी कोशिश करने की करी, तो बाद में मेरे को समझ में आया कि वो मेरा बेटा ही था पहले। और उसके साथ मेरे जो जैसे जैसे एज ग्रो होती गई तो हम दोनों के बीच में रिलेशन जो थे वो स्ट्रेनियस होते गए थे और काफ़ी स्ट्रेनियस होते गए रिलेशन। उसके बाद हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे थे। और एंड में जब मेरी डेथ हुई तो मैं अकेला था, तो मेरे पास कोई भी नहीं था, मैं एलोन था। तो मेरी इच्छा थी कि मेरा बेटा मेरे पास हो, तो लेकिन वो नहीं था। और मेरी डेथ तो नॉर्मल डेथ हुई, किसी ने वो नहीं था, नॉर्मल मेरी डेथ हो गई। बट उसके बाद मतलब जब मैं वापस आया वहाँ से, तो जब मेरी डेथ हो चुकी थी, तो जब मैं वापस आया तो उसके बाद जब हम वापस आए तो हम दोनों के बीच में जब आपने बोला कि, क्योंकि मेरे को इमीडिएटली जो स्ट्राइक हुआ कि हम दोनों के बीच में जो सूक्ष्म शरीर के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो रेड कलर का वो जो दिखाई दिया मेरे को। तो वो जो रेड था उसके बीच में गांठें तो अगर मैं नहीं हुई या इस तरीके से नहीं कर पाया, बट रेड मेरे को ज़रूर आइडेंटिफाई हुआ कि रेड है। तो मैंने पहले उसको खूब काटने की कोशिश करी, बट मेरे से हुआ नहीं। फिर मैंने भगवान से मदद मांगी कि भगवान कृष्ण को ही बोला कि आप मेरी मदद करोगे जिससे हमारे रिलेशन जो हैं वो बेटर हो। तो उन्होंने जो है अपने, मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से जो है उसको काट दिया। और उसके बाद वो जो फर्स्ट स्ट्राइक हुआ कि वो जो कलर था, जब कलर करना था तो दोनों के बीच में गोल्डन कलर वो आ गया। तो उसके बाद जब मैं वहाँ से काफ़ी मेरे को बेटर सा महसूस हुआ। लेकिन जब हम लोग वहाँ से वापस चलने लगे तो मैंने उसको बोला कि, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं अभी आपके साथ नहीं जाऊँगा, अभी मेरे को यही रहना है। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच में, बेटे और उनके बीच में लाल कलर का धागा था। इसी को हम कर्म के बंधन कहते हैं। जब हम सम्मोहित स्थिति में चले जाते हैं तो कर्म के बंधन के जो रंग है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आपको पता है कि चक्र के रंग डिफरेंट है ना। मूलधारक चक्र का रंग लाल है। तो इस तरह से आप अपने कर्म के धागों को देख पाते हैं। और अगर वो कर्म के धागे बहुत ही ज़्यादा सख्त है या उसमें गांठें हैं, तो आप ईश्वर के साथ मिलके अपने गुरु को याद करके उन धागों को, उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो प्रतिप्रसव क्रिया के द्वारा हम उन रिश्तों को बदल भी सकते हैं कि आप अपने कर्म के धागों को बदल सकते हैं।
दिस इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट इज डन जब हम ये काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो चलता ही रहेगा, इसलिए आप प्रश्न पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। ओके तृप्ति बेन, हाँ जी एक बोलो। तो पहले आप अपने वहाँ प्रोग्राम देने के लिए आए, इसके लिए थैंक्स। बहुत कुछ पुनर्जन्म के बारे में ये जानने का भी बहुत अच्छा मौका मिल गया आपके कारण। और पिंकी जी को भी थैंक्स। और मैं ना पाए और बहुत से नए मेंबर भी आए हैं जो हम लोगों ने कल इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर को सुबह प्रोग्राम रखा हुआ है, तो वो सुबह ज्वाइंट हो सकते हैं। तो उसमें मेरा जब भी मैं लिंक देता हूँ तो मेरा फोन नंबर में भेजता हूँ तो उसको मैं ऐड कर सकूं। और अभी जो मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना से कनेक्टेड कोई आपके पास आया हुआ है तो वो हिसाब से कुछ मालूम हो सकता है। कोरोना जो होता है, कोई भी पेशेंट जैसा पीठ के दर्द के आए या तो उससे पुनर्जन्म से कुछ लेना देना है? कोरोना जो है वो तो मैन मेड क्रिएटेड है ना। हम लोग बेसिकली जैसे हम यहाँ रहते पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी हमारी माँ है ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। अब माँ जो है उसकी हमने देखभाल की नहीं है, तो माँ सोच रही है, पृथ्वी माँ सोच रही है कि मेरे बच्चे मुझे ही खा रहे हैं, तो अब जो है मैं खत्म हो जाऊंगी। तो इसीलिए ये जो हो रहा है इसलिए हो रहा है, हमारे ही कारण हो रहा है। हमारे विश्व में ऐसे कई लोग हैं जो शायद ईर्ष्या, क्रोध, मोह जाल में फंसे हुए हैं, तो इन्होंने कुछ किया होगा और इस तरह से प्रलय आया हुआ है। जो लोग बचेंगे, माने जो लोग कोरोना से बच के जिंदा रहेंगे, they have lived before in a pandemic। हम लोग जो शायद हम में से कई लोगों को अब तक कोरोना हुआ नहीं है या हम लोग अभी भी जिंदा है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, अगर हम इसे पार कर लेंगे, ये एक साल और शायद हम इसे पार कर लेंगे, तो इसका मतलब है वी हैव सर्वाइव्ड अनदर पेंडेमिक। पूर्व जीवन में बहुत सारे पेंडेमिक्स रहे हुए हैं, हमने शायद उन पेंडेमिक्स को सर्वाइव किया, इसलिए शायद हम भी इस पेंडेमिक को सर्वाइव करें। हमारे काम में हम कहते हैं स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। लोग कहते हैं ना बॉडी में कैन इम्यूनिटी होनी चाहिए। जो लोग सर्वाइव कर लेंगे उनके अंदर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है, इसीलिए दे विल बी एबल टू ओवरराइड दिस पेंडेमिक। और पेंडेमिक में कोई, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनके लव्ड वंस दे हैव डाइड। जिन लोगों ने अपने लव्ड वंस को खो दिया है वो हमें अभी कांटेक्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर डिस्टर्ब्ड एंड दे वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग। तो वो अलग चीज़ है जो काम हम करते हैं, बट प्रतिप्रसव के लिए दे आर नॉट सब्जेक्ट बिकॉज दे ऑलरेडी पास्ड अवे। नहीं, मगर जो आया होगा कोरोना का कोई ठीक होके गया है के कारण अभी तक वैसे लोग हमारे पास आए नहीं है। वो लोग वैसे भी अभी करीब डरे हुए हैं, तो इसलिए वैसे लोग शायद नेक्स्ट ईयर आएंगे हमारे पास, जबकि समय थोड़ा बीत जाएगा। पर अभी फिलहाल वो लोग आए नहीं, पर वो लोग आए हैं जिन्होंने अपने लोगों को खोया है और वो जानना चाहते। जैसे अभी एक लड़का है who has called me up, उसके भाई की डेथ हो गई है। वो बहुत डिपेंडेंट था अपने भाई के ऊपर और अभी उसके भाई की डेथ हो गई है, तो वो बहुत अपसेट है, डिस्टर्ब्ड है। अब उनके ऊपर जब हम प्रतिप्रसव करेंगे तो पता चलेगा कि उसके भाई की और उसकी पूर्व जीवन में क्या रिश्ता था दोनों का, और क्यों उसके भाई को इस तरह से जाना पड़ा। सर, कोरोना सिर्फ निमित्त मात्र है, जाना तो है ही। जो गए हुए हैं उनकी डेट ऑफ डेथ इज ऑलरेडी रिटन, बट ये लोग शायद जल्दी चले गए। दे वेंट अर्लियर ड्यूरिंग द फेज ऑफ कोरोना। वी हैव टू वेट एंड सी। अभी तक फिलहाल हमारे पास कोरोना सर्वाइवर्स नहीं आए हैं। कोरोना सर्वाइवर्स आएंगे तो हमें काफी चीजें पता लग सकती है। और ये नॉट एज येट।
आपका एक प्रोग्राम से हमको सेटिस्फेक्शन तो बहुत हुआ है, मगर फिर भी बहुत सी ऐसी बातें अगर आपको टाइम हुए तो कर्म के बारे में बताने के लिए कभी ना कभी एक बार आओगे तो अच्छा रहेगा। अभी जरूर। जिसको दूसरा प्रश्न पूछने का है पूछ सकते हैं जरा। जरूर Thank you जरूर very जरूर, much. थैंक यू। हाँ जी, हिना बेन, हिना बेन वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। हाँ जी हिना, अनम्यूट करिए अपने आप को पहले, फिर पूछिए। हिना बेन, यू हैव टू अनम्यूट करिए, अदरवाइज मैं सुन नहीं पाऊंगी। Now I can. Yes, please. Sorry, you have again muted. Yes. Okay, Trupti May, हाँ जी। what I wanted to know, okay, whenever I do meditation, I become so engrossed in it. Okay, I'm not able to follow the instructions or nothing. Like just now, you are doing the meditation. Yeah. I became so much within myself. Yeah. Okay, I could not hear your voice. Yeah. Why is it so? So what is exactly happening, Hina Ben, is you're moving from the alpha to the state of theta very quickly. मतलब नींद की जो स्थिति है ना, you're getting lost basically, है ना? आप थोड़ा lost हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ना breath के ऊपर focus रखिए। Don't leave your focus from the breath. अगर आप breath से focus हटा देंगे ना, तो फिर you will get lost in your own mind. So if you just keep with your breath for 5, 7, 10 minutes ना, और फिर आप visualization या आप instruction सुनेंगे तो better रहेगा, rather than quickly आप instruction अगर कोई दे रहा है आपको तो उसमें शायद आप थोड़ा lost हो जाएंगे। तो थोड़ा आप वैसे करना शुरू करिए, okay? Visualization thing। मैं सभी को of course thank you कहना चाहती हूँ, पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरी एक YouTube की चैनल है, जिसमें मेरा अभी फिलहाल हम 100 डिफरेंट मेडिटेशंस डाल रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड समस्थिति। ओके, समस्थिति इज़ अ प्रोग्राम जिसमें हर रोज़ एक नया मेडिटेशन डाला जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं और समस्थिति करके बहुत सारे हमारे डिफरेंट मेडिटेशंस है। पंजाबी में है, हिंदी में है, गुजराती में है, इंग्लिश में है। तो आप लोग हर रोज एक नया मेडिटेशन सुन, यू कैन लिसन टू दैट। ब्यूटीफुल मेडिटेशंस आर देयर ऑफ डिफरेंट हीलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व से लोग इकट्ठा हुए हैं और मैं रोज एक नया मेडिटेशन समस्थिति के ऊपर डालती हूँ। तो मैं इफ आई कैन शेयर द लिंक विद पिंकी बेन, एंड पिंकी बेन कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू योर ग्रुप, तो आपके पास वो लिंक आएगा, तो आप वो सुंदर मेडिटेशंस रोज एक अलग सुन, यू कैन लिसन टू इट। ओके, कनुशलेश्वर जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी हिना, मैं 1 by 1 ओपन कर रही हूँ। रानी रामानी जी, आप बोल सकते हो जी। हेलो तिरुपति बहन। हाँ जी, मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। बोलिए। लेकिन मैं अभी 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मेरी बेटी 31 इयर्स ओल्ड है जी, और वो हैंडीकैप है, स्पास्टिक है, उसको माना सीपी चाइल्ड है। तो वो ऐसा क्यों हुई? तो उसके लिए आप मुझे मेरा इलाज करोगे कि मेरी बेटी का? क्योंकि मेरी बेटी बोलती भी नहीं है और मेरी बेटी व्हील चेयर पे है। नहीं, आपकी बेटी ये सेशन नहीं कर सकती। तो मैं कर सकती हूँ? हाँ जी, आप कर सकती है। आपको पता लगाना है कि आपके जीवन में ईश्वर ने ऐसी बेटी क्यों दी। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा 35-36 इयर्स ओल्ड है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही। वो भी आप उसका मेरे बेटे को करेंगी कि मेरे को सेशन करेंगी? नहीं, बेटे को, बिकॉज वो तो नॉर्मल है ना, वो तो कर सकता है ना। और देखो कई बार ऐसा होता है कि ये शादी से रिलेटेड जो कर्म होता है ना, वो बेटे का है, नॉट योर्स। आपका कर्म नहीं है वो बेटे का कर्म है। वो बेटे को जानना है कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ जी, शैलेश्वर जी आप बोलिए, पूछ लीजिए। हाँ, मेरे को मैडम। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब अपना इंसान की डेथ होती है तो उसका कारण क्या होता है? आत्मा निकलने की होता है
कि ऑर्गन्स फेल होने से डेथ हो जाती है। नहीं हमारे जो हाँ जी ऑर्गन फेलियर या हार्ट अटैक या लेट अस से कोरोना, ये तो सिर्फ एक जरिया है, एक there has to be a reason, right, when the soul moves out of the body. So ये सब जरिया है। आपके जन्म के समय आपकी मृत्यु की तिथि ऑलरेडी लिखी गई है, आप उसे बदल नहीं सकते। मतलब बहुत संत लोग जो है वो डेफिनेटली अपनी डेथ को पोस्टपोन कर सकते हैं, पर हम और आप मॉर्टल्स है ना, हम अपनी डेथ को पोस्टपोन नहीं कर सकते। हमारे इर्द गिर्द में ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई संत नहीं है जो ये आपको कहे कि भी मैं तुम्हारा कर्म लूंगा, तुम जियो और मैं आई विल डाई फॉर यू। ऐसा कोई है आपके आसपास जो आपकी मृत्यु को लेकर मर जाए और आपको जिंदा रखे? नहीं है, करेक्ट। तो इसीलिए आपकी मृत्यु की घड़ी सेट है, वो आप बदल नहीं सकते। कोरोना हो, हार्ट अटैक हो, ऑर्गन फेलियर हो, ये चीजें जो भी हो रही है, कुछ तो होगा ना शरीर को, कुछ तो शरीर को होगा, वरना आत्मा निकलेगी कैसे उसमें से? तो एक्सीडेंट हो सकता है, अकाल मृत्यु हो सकती है, सडन डेथ हो सकती है। आप कैसे, कल मैं पढ़ रही थी न्यूज़पेपर में, 12 दिन की लड़की को छोड़कर उसकी माँ की कोरोना से मृत्यु हुई। 12 दिन की लड़की। अब आप क्या सोच सकते हैं इसके बारे में? है ना? तो इसका मतलब है कि आप शायद उस स्त्री का इस जीवन में उतना ही काम था बच्चा देना अपने पति को, बस, और वो चली गई। तो नहीं, हाँ जी बोलिए सुरेश। हाँ नहीं, मैं भी एक बार, मेरा ऐसा कंडीशन था, एकदम डेथ बेड जैसे था, तो मेरे को एक महात्मा आए थे, तो उन्होंने बोला पहले मैं ना कोई आत्मा, तो मैं वो आत्मा आपके अंदर डाल दूंगा, मैं आपको जीवित रखना। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जो संत लोग हैं जिनके पास सिद्धियां हैं, ओके, उन सिद्धियों से वो काफी चीजें कुछ कर सकते हैं, पर हम और आपके भीतर वो सिद्धियां नहीं है। So it is very difficult to do such things for us. That's what I want to say. हम बेसिकली कर्म से बंधे हैं, वो धर्म से बंधे हैं। ये फर्क है हम में और संत में। हम कर्म से बंधे हैं, वो धर्म से बंधे हैं। That is the difference. So they can do many things that we can't do. Yes, anyone else? कांता जी? हाँ, मैं पूछ रही हूँ डॉक्टर, आपने जैसे बोला कि उनको कमर में दर्द था, कंधे में दर्द था, तो उनको ऐसे पता लगा तो उनका ठीक हो गया, तो क्या ये सब रोग जो होते हैं उनको पहले के जन्म की वजह से होते हैं? हाँ जी, ये सभी रोग जो क्रॉनिक रोग है, क्रॉनिक मतलब कई सालों से अगर आप जूझ रहे हैं किसी तकलीफ के साथ में, तो वो डेफिनेटली पूर्व जीवन से आए हुए रोग है। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे छोटे बच्चे को काइंड ऑफ अस्थमा होना, जो 2 या 3 साल का बच्चा है, तो ऐसा खाया पिया नहीं जिस उसको अस्थमा हो, राइट? सो थिंग इज कि इस तरह की जो क्रॉनिक कंडीशंस है वो पूर्व जीवन से ही आती है। हम जब अपना अन्नमय कोश बनाते हैं, ओके, फूड शीट बनाते हैं, तो हमारे प्राणमय कोश से ही हमारा अन्नमय कोश बनता है। हमारे सूक्ष्म से हमारा स्थूल बनता है, स्थूल से सूक्ष्म नहीं बनता। तो जो सूक्ष्म से स्थूल बनता है, वो सूक्ष्म में ऐसी तरह की वृत्तियां होती है, इंप्रेशंस होती है, वासनाएं होती है, जो हमारे स्थूल शरीर में ट्रांसफर हो जाती है, और इसी तरह से हमारे शरीर के भीतर ये प्रॉब्लम्स होती है। मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकती हूँ। मुझे बचपन से आई यूज्ड टू हैव ट्रैवलिंग सिकनेस, गाड़ी में उल्टी होना, बस में उल्टियाँ होना, फ्लाइट में उल्टियाँ होना, इतना ज़्यादा मुझे होता था कि मैं जुहू से अगर मुझे टाउन जाना है तो भी मुझे काइंड ऑफ आई वुड हैव वॉमिटिंग सेंसेशंस, और मुझे फियर ऑफ हाइट थी। अगर मुझे माउंटेन्स में जाना है गाड़ी में तो मुझे बहुत बहुत तकलीफ होती थी। पर जब मैंने अपना पास्ट लाइफ किया, ओके, उसके बाद आज 22 साल हो गए हैं, मुझे कोई ट्रैवलिंग सिकनेस नहीं, मुझे उल्टियाँ नहीं होती, मैं फ्लाइट में खाना भी खा सकती हूँ, मुझे ऊंचाई से जो डर था वो भी मेरा अभी नहीं रहा। तो ऐसी चीज़ें
हमारे पूर्व जीवन से आ सकती है। अखिल जी आप प्रश्न पूछ सकते हो। अखिल जी आप पूछिए। चलो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपकी बातें सुनी, वीडियो भी देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो बात करते हैं पूर्व जन्म की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डर, अकेलापन, नफरत, गुस्सा, ये सब चीजें मैंने सुनी, अलग अलग वीडियो देखे उसमें, तो यही कारण हो सकता है। और आपने उसको इलाज करा, पर आप ये कहते हैं कि मैंने पुनर्जन्म से जोड़ के ये करा, ठीक है। पर वैसे साइंस तो पुनर्जन्म को, आत्मा को मान्यता नहीं देता है, कि इसे कोई साबित नहीं कर पाया अभी तक कि ये चीजें है। तो आप जो इलाज कर रहे हैं वो सही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इस जीवन में ही वो लोग जो डर और तन्हाई है, तो उनको ये हिसाब से डर भी होता है, दूसरी चीजें भी होती है। और जो अभी जो महामारी आई, तो महामारी में भी अपन ने देखा कि सब ये चीजें कोई काम नहीं आई। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सिस, हेल्थ वर्कर्स ही अपने को काम आए। और दूसरा आपने एक चीज बताई कि भाई ये मृत्यु तिथि तो लिखी हुई होती है, तो लिखी हुई होती है, तो फिर अपन जब बीमार होते हैं कि कुछ भी होता है, तो अपन वो रियलिटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं, और हम हर टाइप का यहाँ वहाँ भागते ही ये करते हैं, चलो इलाज भी करते हैं और भगवान के यहाँ मस्जिद में, मंदिरों में भी जाते हैं, तो क्यों जब तिथि लिखी हुई है तो हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, हम डरते हैं जीवन में, इसलिए ये सब हो रहा है। मेरा ये मानना है। तो ठीक है, मेरे विचार अलग है, मेरे विचार आपके विचार अलग नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि साइंस, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो अ साइंस। साइंस ही साइंस नहीं है, स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंस है। एक तो ये, और दूसरा ये है कि देर आर इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड विच स्टडी कॉन्शियसनेस, जो चेतना के ऊपर स्टडी करते हैं। अभी हमारे पास इतना तो टाइम नहीं है कि मैं इतना सारा आपको बता पाऊँ, पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपको रियली रुचि है तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं और आप देख सकते हैं द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके। और जो रिसर्च हुआ है ऑन द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, आगरा में 4 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस था ऑन कॉन्शियसनेस, जहाँ पे फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट, बायोकेमिस्ट, बायोन्यूरोलॉजिस्ट आए थे उस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा था कि चेतना माने कॉन्शियसनेस जैसी चीज है। और रशियन साइंटिस्ट का 3 साल पहले, शायद 2 या 3 साल पहले एक पेपर था, साइंटिफिक पेपर था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि चेतना हमारे भीतर कहाँ वास करती है, माने उसका पॉइंट कहाँ है। चेतना, कॉन्शियसनेस अगर है तो हमारे बॉडी में कहाँ है वो, क्या हार्ट में है, पेट में है, सर में है, कहाँ है। तो उनका रिसर्च ये कहता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक, जिसको कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स, हमारे ब्रेन के अंदर इवन नर्व से, माने नस से भी बहुत सूक्ष्म एक चीज है जिसको कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स के अंदर क्वांटम प्रोसेसिंग होती है विच इज एक्चुअली कॉन्शियसनेस। और इन्होंने कैसे ये कैन यू डिसाइफर किया कीजिए, दे स्टडीड नियर डेथ एक्सपीरियंस के पेशेंट्स जिनको डेथ हो गई है पर उनको रिवाइव किया गया, मतलब मृत्यु के बाद थोड़े मिनट बाद वो वापस आ गए। उन पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च चल रहा है और उन पेशेंट्स ने ये बताया है कि मृत्यु के पश्चात जो उनके 5 मिनट 7 मिनट जो भी थे, जब वो बॉडी में नहीं थे, तो सबने ये कहा है कि वो ऊपर फ्लोट किए, हॉस्पिटल से बाहर गए और उन्होंने बाहर से सबको देखा और उन्होंने रोशनी देखी, और रोशनी के भीतर उन्होंने आवाज सुनी कि तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, तुम्हें वापस जाना है। और फिर जब डॉक्टर वो कर रहे थे तो वो चेतना वापस आ गई बॉडी के अंदर। ऐसी तो हजारों नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की कहानियां हैं कि कैसे लोग वापस आते हैं। अब कौन वापस आया? शरीर तो लेटा हुआ है, शरीर तो गया नहीं, करेक्ट? तो वापस आया कौन? वही चेतना, वही कॉन्शियसनेस। तो सर कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत स्टडीज है, बहुत ज्यादा स्टडीज है। तो साइंस इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और आज आप
यूट्यूब पे जाके बहुत सारे वीडियोस में आप देख पाएंगे कि वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट, वेस्टर्न साइंटिस्ट इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। और आप, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जितने प्रति प्रसव के थेरेपिस्ट है, जो सबसे फेमस थेरेपिस्ट है, सब डॉक्टर्स हैं। ऑल ऑफ देम आर डॉक्टर्स। डॉक्टर रेमंड मूडी, डॉक्टर ब्रायन वाइस, ये सब डॉक्टर्स हैं। ओके, इयान स्टीवनसन। तो ये डॉक्टरी पेशा छोड़ के ये लोग सम्मोहन और प्रति प्रसव क्रिया में लगे हुए हैं इतने सालों से, 30 सालों से। तो ऑब्वियसली दे आर फाइंडिंग समथिंग दैट मे बी अ नॉर्मल मेडिकल डॉक्टर डजंट नो अबाउट। और दूसरी बात, मैं जहाँ मेडिकल हॉस्पिटल में जो काम करती हूँ डॉक्टरों के साथ, साइकेट्रिस्ट के साथ, वो मुझे पेशेंट्स रेफर करते हैं। वो मुझे कहते हैं कि भाई ये पेशेंट डिप्रेशन में है, भाई तुम ही देख लो इसको। बिकॉज पेशेंट्स दवाई लेना नहीं चाहते। वो कहते कि हम दवाई नहीं लेंगे, आप कुछ और करिए, हमारे माइंड को चेंज करिए। So there is a lot of research that's happening in the world. Okay? मैं एक बात बताना चाहती हूँ। बिंदु जी, हाँ। आप ये सब्जेक्ट के ऊपर एक और टॉपिक लेकर आओ, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर से हम यही सुनते रहते हैं कि मेडिकल साइंस पास्ट, पूर्व भव, आने वाला भव, कर्म किसी को साबित नहीं, मतलब मानता ही नहीं। बिंदु जी, अगर हमारी मेडिकल साइंस इसको मानने लगेगी तो उनका काम धंधा बंद हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती, मैं उनके मुंह पे जवाब देना चाहती हूँ कि साइंस ने यहाँ कहाँ तक इसमें प्रगति की। क्योंकि है ना, जब हम साइंटिफिकली बाहर आना चाहेंगे ना, तो ये सारी चीज कॉन्क्रीट के रूप में हमें चाहिए। जी जी जी। तो ऐसे मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर्स है, वो प्रति प्रसव क्रिया अपने पेशेंट्स पे करते हैं। नहीं, मैं ये समझ रही हूँ, मगर उनको जैसे कुछ ऐसी कोई चीज हो, जैसे मैंने एक डॉक्टर से ये सवाल किया था कि आप हॉस्पिटल में किसको बचा रहे हो? बॉडी को बचा रहे हो। अगर आप बॉडी को बचा रहे हो तो डेड बॉडी को भी बचा सकते हो। एक मैंने ये सवाल किया था, पर वो यही कहते हैं कि बस आत्मा है ही नहीं, वो आत्मा को एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है साइंस। तो मैं ये चाहती हूँ मैम कि ऐसा कुछ साइंटिफिकली प्रूव, आप तो डॉक्टर हो, आपको ऐसे साइंटिफिकली चीज मिले जो हम इसको इकट्ठा करके लोगों के सामने रख पाए। जरूर 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 जरूर। रिक्वेस्ट है मैम मेरी, बस आप ये टॉपिक लेकर आओ, बार आओ, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। आपको अच्छा लगा, आप सबको अच्छा लगा, ये मेरे लिए बहुत है। हाँ मैम, एक दो सवाल है शायद आप ले पाओगे? जरूर। अच्छा, चैट में है शायद सवाल, आपके पास वक्त है? हाँ जी। क्या किसी ने मुझे कहा है कि कैन वी मीट यू? खैर अभी तो मैं किसी को नहीं मिल रही हूँ फिजिकली। अभी जो भी मेरा काम चल रहा है, जूम पे ही काम चल रहा है मेरा। अभी मेरा कल ही एक वर्कशॉप खत्म हुआ है, 15 दिन का टीचिंग वर्कशॉप, जहाँ मैंने सिखाया पास्ट लाइफ थेरेपी। और अभी 1 जून to 10 जून मेरा एक और वर्कशॉप चल रहा है, जो बेसिकली एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप है, जिसको आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम ग्रुप में प्रति प्रसव करने वाले हैं लोगों के साथ में। वो 8 दिन का वर्कशॉप है, अलग अलग उसमें क्रियाएं होने वाली है, जिसमें आपको रिश्तों के लिए मालूम पड़ सकता है। आपको अपनी फिजिकल कंप्लेंट जो है, प्रॉब्लम्स, उससे आप मतलब ट्राई कर सकते टू वर्क ऑन इट। ये मेरा 1 जून to 10 जून का वर्कशॉप है। आप चाहे तो मैं पोस्टर्स पिंकी जी के साथ शेयर कर सकती हूँ। यस मैम, आप लिंक जरूर भेजना। और दूसरे एक दौलत भाई आपको सवाल करना चाहते हैं। जी दौलत भाई बताइए। दौलत भाई। हाँ तृप्ति जी, हेलो। हाँ जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी हेलो, बोलिए। मेरा ये प्रश्न है। हाँ जी आप, हाँ जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब आपने बताया कि हमारी जो स्मृति रहती है, तो चेतना में हम स्मृति लेके चले जाते हैं, एक जीवन को छोड़ करके। फिर जब दूसरे जीवन में आते हैं तो उस चेतना में जो स्मृति रहती है, उसी के आधार पे हम आगे जो है अपना जो भी हमारे पीड़ाएं होती हैं या जो दिक्कतें होती हैं, उनके अनुसार हम उनको झेलते हैं या उनको वो हमको मिलती हैं। तो अब हम जब वो हमारी स्मृति में हैं और हमारी चेतना और हमारे कर्म के भी आधार पर हैं, तो फिर हम जब संपर्क में आते हैं एक दूसरे के और तमाम तरह के लोगों से जो मिलते हैं, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमारी बदल भी जाती हैं। तो क्या ये सब भी उसी के आधार से तय होता है कि हम जैसे आज आपका ये सेशन है, तो क्या ये भी मतलब इसी के आधार पर है कि हमारा आपके साथ इस तरह का एक कोई इंटरेक्शन होगा और आपसे हमें ये जानकारी मिलेगी? क्या इसको भी हम उसी तरह से मान सकते हैं कि ये भी पहले से ही है? So you are talking about fate and free will.
आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मतलब जो भी हो रहा है डेस्टिनी और फ्री विल, उसका आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मेरे हाथ में कुछ है या कुछ है ही नहीं, ये आप मुझे पूछ रहे हैं, करेक्ट है? तो आपके हाथ में है, कुछ है। जैसे अगर मैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर मैं ये दे सकती हूँ, आपने एक सुंदर फ्लैट लिया, ओके, उसकी वॉल्स जो है वो सेट है, आप अंदर फर्नीचर कौन सा लेंगे और उसको कैसे सजाएंगे वो आपके हाथ में है, पर वो फ्लैट का जो डायमेंशन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो हमारी जो डेस्टिनी है वो फ्लैट की दीवारें हैं, वो चेंज नहीं होगी, पर अंदर आप किस तरह से उसको सजाएंगे, आप अपने जीवन को कैसे सजाएंगे, वो आपके हाथ में है जरूर। पर आपकी जो मेजर माइलस्टोन्स है वो तो ऑलरेडी, आपकी शादी होगी या नहीं वो सेट है, वो आपकी तकदीर है, ओके? किससे शादी होगी वो भी आपकी तकदीर है, पर उस रिश्ते को आप कैसे निभाएंगे उसमें आपकी फ्री विल है, उसको कैसे सजाएंगे उसमें ईश्वर ने आपको फ्री विल दी है कि भाई तू सीख ले, अभी तेरी शादी तो मैंने करवा दी, तुझे शादी करनी थी तो ठीक है, अब तूने शादी निभानी है, अब तू कैसे निभाएगा ये तेरी मर्जी है, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। तुझे सीखना क्या है, इस व्यक्ति के साथ जीवन भर रहना, अब तू कैसे जिएगा, कैसे सीखेगा, कैसे उसको खुश रखेगा, ये इसमें मैं तुझे अपनी फ्री विल देता हूं। अब कई लोग सीख लेते हैं, पार हो जाते हैं, और कई लोग मिस्टेक कर लेते हैं, वो जिसको हम कहते हैं क्रियामन कर्म, जो हम जीते हुए भी तो कर्म करते हैं ना, प्रारब्ध तो है ही हमारे साथ, ठीक है, पर क्रियामन कर्म भी तो है ना, ओके, आगामी कर्म जिसको हम कहते हैं, तो ये कर्म तो हमारे हाथ में है। ईश्वर ने शादी तो करवा दी मेरी, ठीक है, पर मैं निभा नहीं पाया। क्यों नहीं निभा पाया? क्योंकि जीते हुए जो मुझे सीखना है, श्रेयस और प्रेयस के बीच का जो अंतर है, जो मुझे जानना है, अगर मैं प्लेजेंट में चला गया, प्लेजरेबल चीजों में, इंद्रियों में फंस के रह गया, तो क्या होगा? जो ईश्वर ने मुझे शादी करने का मौका दिया था वो मैंने गुमा दिया। तो इस तरह से हमें कर्म को समझना है, इस तरह से हमें तकदीर को समझना है। तकदीर तो है, तकदीर तो है, इसको हम झुठला नहीं सकते, पर हमारा कर्म भी तो है ना। हम अपने घर को कैसे सजाएंगे वो तो हमारे हाथ में है ना। हम दीवारों को नहीं तोड़ पाएंगे, तो भी लोग तोड़ते हैं, है ना, थोड़ी सी दीवार यहाँ से तोड़ दी, बालकनी अंदर ले ली, क्योंकि आपने उसके लिए यू हैव पेड मनी फॉर इट, इसलिए आप करते हैं ये, राइट? बट अंदर की सजावट, इसी तरह से हमारे अंदर की, हमारे मन की सजावट हमारे हाथ में है। ईश्वर हमारे मन को नहीं सजा रहा, ईश्वर तो हमें सिर्फ मौका दे रहा है। भाई तुझे डॉक्टर बनाया, ईश्वर ने मौका दिया, तुझे शादी की, ईश्वर ने मौका दिया, तुम्हें अच्छा परिवार दिया, ईश्वर ने मौका दिया, पैसे दिए, मौका दिया, तो तुमने किया क्या उस मौके का? वो तो तुम्हारा खुद का कर्म है ना। तो दोनों साथ साथ में चलते हैं। हर चीज, एवरीथिंग एट अ ब्रॉडर लेवल इज प्री डिटर्मिन्ड, ब्रॉडर लेवल में, बट अंदर का, मैं आज क्या खाना खाऊंगा या मेरा पेट खराब होगा, वो that is not determined by God, okay? That is determined by you. So you have to understand this balance. तभी तो कहते हैं स्थित प्रज्ञ, अंडरस्टैंड द बैलेंस, अपने जीवन को बैलेंस्ड बनाइए, तब जाके शायद आप भव सागर से बाहर आ सकते हैं, वरना इसी में अटके रहेंगे। अभी मैं आपको एक डॉक्टर साहब एक अभी लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कर्म के बारे में ही है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लोग ऐसे देखे कि जिसका कर्म बिल्कुल अच्छा नहीं है फिर भी टॉप पे, और बहुत लोगों का कर्म खराब है या अच्छा है वही समझ में नहीं आता है, ऐसे लोग भी टॉप पे। और गीता में भी लिखा ही है, क्योंकि बोलते हैं कि कर्म करे क्या फल की अपेक्षा नहीं रखो, तो क्या गीता का ये भी कहना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ एक बार कर्म के बारे में भी प्रोग्राम रखोगे तो ज्यादा जानने को मिलेगा। जरूर रखूंगी। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि विजय कौन था वो जो अभी लंदन में है, विजय माल्या। हाँ। अब आप कहेंगे कि विजय माल्या तो टॉप पे है, करेक्ट?
नीरव मोदी टॉप पे है। हम सिर्फ टॉप को पैसों से गिनते हैं, ये आदमी के पास पैसा है इसलिए वो टॉप पे है। बट एक डॉक्टर जो आज कोरोना मरीज को डील कर रहा है वो भी तो टॉप पे है ना। द की इज, हम अगर विजय माल्या के कर्म भी थे, अब उसको मिलेगी सजा ना। हमें उसको इस जीवन में सजा मिल सकती है, कोई और जीवन में सजा मिल सकती है। वो यहाँ से बच भी सकता है, यहाँ से बचेगा, पर इसका मतलब नहीं कि वो बच गया। बच सकता है यहाँ से, पर बच गया ये हम नहीं कह सकते। तो सजा तो कभी ना कभी मिलेगी ही, गलती की सजा मिलती ही है। आप आज नहीं फेल होंगे, चीट करके पास हो सकते हैं, पर कल तो फेल हो सकते हैं। आप चीट करके कब तक पास होंगे? कभी ना कभी तो फेल होगा ना। सो डोंट थिंक यू कैन बाईपास। आप बाईपास नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। So to end our presentation, I'll just play the shlok. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। So thank you so much. It was wonderful, and I hope you have enjoyed. Thank you. Thank you very Pinky much. Ben. તૃપ્તિબેન, થેન્ક યુ વેરી મચ. અને Thank કર્મ you. માટે પ્રોગ્રામ જરૂર, તમને જ્યારે જરૂર, ટાઈમ મળે જરૂર. ત્યારે કહેજો. જરૂર આપણે રાખશું. જરૂર રાખશું. Thank you. ડેટ Thank you for તમારી, enjoying. ટાઈમ 5 વાગ્યાનો. પણ એકાદ વાર જૂન મહિનામાં જ્યારે અનુકૂળ પડે ત્યારે રાખજો, કારણ કે કર્મ જરૂર, માટે જાણવાની ઈચ્છા થાય છે બધાને. જરૂર રાખશું. Thank you, ma'am. Okay, बहुत- Pinky, बहुत thank अच्छे you. आपने समझाया है। Trupti Ben, बहुत thank you very much for coming. એક મિનિટ બિંદુ, thank you very much for coming. અને અમારે લોકોને બહુ જ ડિફરન્ટ એક્સપિરિયન્સ મળ્યો અમારા ગ્રુપને. and you can see amount of people that have come. એ પ્રમાણે તમે જોયું હશે કે બહુ જ બધાને ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યો અને તમારે પાછું આવવાનું છે. અને પાછું હું તહે દિલ से सबकी तरफ से आपको थैंक यू बोलती हूँ. और आपका सेशन, एंड इट वाज अ वेरी 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 डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू अगेन वंस मोर फॉर दिस सेवा. Thank you so much. Thank Ma'am, you so आप much. અને તૃપ્તિબેન પાછું આવવાનું છે તમારે. हाँ जी, जरूर आविश। मैम आप अपना लिंक जरूर भेज दीजिएगा ताकि जिनको भी अटेंड करना है वो कर पाए। हाँ जी जरूर, मैं अपना जो फ्लायर है वो पिंकी बहन को भेजती हूँ और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। आज का सेशन मैंने रिकॉर्ड किया है। ओह लवली, वेरी नाइस। मतलब ये 2 घंटे का है तो उससे शायद मुझे यूट्यूब या उसके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। मैं आपसे परमिशन लेना चाहती हूँ। आप अगर मुझे भेज दे तो मैं भी शेयर कर सकती हूँ अपनी हाँ, वो मैं यूट्यूब पे चढ़ा के आपको भेज दूंगी, प्रॉब्लम नहीं है ना? लवली, वेरी नाइस। मैं एक्चुअली बीच में मुझे याद है कि मैं भूल गई रिकॉर्ड करना। नहीं मैंने किया है। मैं इसके लिए ईश्वर ने, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, मैंने सोचा और आपने किया, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम मैच हो गया। यही तो आपने लास्ट में समझा है, कर्म और प्रारब्ध। અમારા બિંદુબેન ને બધાનું રેકોર્ડિંગ કરવું બહુ ગમે છે, કારણ કે કાયમ માટે યાદ રહી જાય. વન્ડરફુલ, થેન્ક યુ. મને પહેલા થયું કે હું ભૂલી ગઈ રેકોર્ડ કરવાનું, પછી મેં કીધું ભગવાન લેટ અસ, ઇટ્સ ઓકે, ડઝન્ટ મેટર. રેકોર્ડિંગ ની પણ પછી હા પાડો કે ના પાડો તમે એ સવાલ હોય એટલે બિંદુબેન કરીને પછી તમને પૂછીને પરમિશન छुपी न। यस मैम, और आप ये जान लेना कि पता नहीं कितने लोगों के प्रारब्ध में आपकी आज की बात पहुंचेगी।
થેન્ક યુ બિંદુબેન, તમે મને મોકલી આપજો લિંક, ઓકે? એટલે હું પછી શેર કરું બધા સાથે, મારા બધા સ્ટુડન્ટ સાથે, ઓકે? ચલો, Thank you very much, Truptiben. થેન્ક યુ પિંકીબેન ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી. આવજો. No, thank you for coming. જય શ્રી કૃષ્ણ. હાજી બિંદુબેન પોચે સારા એસ્ટ્રોલોજર છે ને બધા જૈન મુનિશ્રી ને બધા સાથે કોન્ટેક્ટમાં હોય છે. સરસ સરસ સરસ. પોતે પોતાની વાત નથી કરતા, પણ આની માટે અમારે પિંકીજીનો જ આભાર માનવો પડે કે પિંકીજીને કારણે તમે આવ્યા ને બિંદુબેને એને હિસાબે જ આવ્યા છે અમારા ગ્રુપમાં. मैम आज की सरस आपकी सरस, बात वेरी ना, नाइस. आज की आपकी बात हाईएस्ट जैनिज्म से मिल रही है, जैसे कि वर्तमान, जैसे जैनिज्म में वर्तमान को आप चेंज कर सकते हो, तो ये हो गया आपका पुरुषार्थ, और फ्यूचर को हम नहीं बदल सकते, कल क्या होगा नहीं पता, तो वो हो गया प्रारब्ध. आपकी बात जैनिज्म में 100% मिलती. जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके, so I'll take leave. Bye bye. Yes. Thank you very much. Take care. Stay Bye. healthy. God bless. God bless you. Thank you for the सेवा. मैम मैं 1 मिनट सबको अनम्यूट करना चाहती हूँ, आपको सब थैंक यू करना चाहेंगे. ओके ओके ओके. आप सब अनम्यूट हो जाइए और मैम को थैंक यू कह सकते हो. थैंक यू तृप्ति जी, थैंक यू वेरी मच. आपने हमारा थैंक यू पूर्ण जन्म नु बहुत जानवा મળ્યું. Thank you. थैंक यू Thank you very much. Thank you very much. Very nice session. program. Thank you, जी, thank you, पिंकी जी. I want your contact number, madam. Pinky ji.